टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। और सुबह सुबह का म्यूजिक बज रहा होता है और शेफ नौरीन अदाएं दिखा रही होती हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन नहीं। हाँ बिल्कुल, हर घड़ी बदल रही है आपकी जिंदगी। और हमारे साथ है हमारी बहुत अच्छी दोस्त, एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद। जी हाँ, आज सुबह सुबह किरण भी आ गई थी, नौरीन भी आ गई थी और हम अपनी कॉफी के साथ साथ बात कर रहे थे। इतनी एक अनोखी सी बात है जो कि ऑफ कोर्स किरण इसलिए आज नहीं आई थी, लेकिन बात ये शुरू हो गई थी, हम बहुत जल्दी चीजों से बोर क्यों हो जाते हैं। और किरण अपना एक पर्सपेक्टिव दे रही थी, नौरीन तो कहती मैं तो हर 10 मिनट चीजों से बोर हो जाता हूं। मैंने कहा क्या, ये ऐसा अच्छी बात तो नहीं है। नौरीन वैसे क्या आपका रेशो क्या है बोर होने का, कितनी जल्दी बोर होती है? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में बोर हो जाती हूँ, आधे घंटे लोगों से भी। हाँ यानी अब कल शो पे नहीं आएंगे। शो से अगर आप बोर हुई तो अच्छा नहीं होगा। शो से तो मैं बोर हो ही नहीं सकती। शो तो मुझे बहुत एनर्जेटिक कर देता है। आई लव द शो, आई लव माय शो एंड आई लव योर शो। इट्स योर शो। लेकिन किरण मुझे बताया ना, जिस अभी आप बता रही थी थोड़ी देर पहले, ये क्या तरीका है, हम लोग बोर क्यों जाते हैं इतनी जल्दी? ये होता ही है कि ये इंसान की फितरत है कि वो मोनोटनस नहीं रह सकता। मोनोटनी पसंद नहीं आती। मोनोटनी की एक ही चीज़ चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अक्सर आपने देखा लोग कहते हैं एक ही रूटीन हो गई है, बोर हो गए हैं। तो एक्चुअली चेंज बहुत ज़रूरी होता है जहन के लिए। अच्छा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब ऐसा होता है कि वो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उसमें फिर ये होता है कि दे आर नॉट फोकस्ड ऑन व्हाट दे आर डूइंग। इफ़ दे आर नॉट फोकस्ड तो इसका मतलब है कि इनका इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, जब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ बोर लगेगी ना, राइट। तो अगर हम उसके और अंडरलाइन फैक्टर्स देखें तो लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उस जगह पे यू आर नॉट कंफर्टेबल। कोई नहीं, छोटे मोटे फैक्टर्स ज़रूर होते हैं कि जो एक हमें एक ऊपर का एक होता है ना कि जो एक मास्क दिखा रहे होते हैं कि बोरियत हमें हो रही है, बोर्डम से हम गुजर रहे हैं। तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। Either if you're liking your work, you have great interest in it, you are focused and so concentrate over it, so आप अपने काम, कहते हैं ना, वक्त का पता ही नहीं चला। मैं एक अरसे से काम कर रहा हूँ और मैं अभी तक माशाल्लाह इसको एंजॉय करता हूँ। तो ये चीज़ होती है। कुछ जॉब्स की ऐसी नौयत होती है जिस तरह, देखिए मेरे ख्याल से अगर हम तीनों की बात करें, हम तीनों एक तरह से इस तरह लकी भी कि हमें रोजाना कुछ मुख्तलिफ करने का मौका मिल रहा होता है। आपके पास रोज नए पेशेंट्स आते होंगे, आप रोज एक नया केस डील कर रही हैं, तकरीबन प्रॉब्लम सेम होंगी, लेकिन एक नया पेशेंट है। जिस तरह मुझे रोजाना नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप रोजाना कोई नई डिश बना रही होती है। लेकिन किरण, इस तरह की भी जॉब्स में कहीं ना कहीं आपको मोनोटनी आपको फील होने लगती है। कभी कभी लगता है कि यार मैं क्यों इस चीज़ में फंस रहा हूँ, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा था कि फिर अपनी ज़िंदगी को पैपअप करने के लिए आप अच्छी शॉपिंग करें, अच्छे कपड़े पहने, रोज़ाना लुक चेंज करें, तो किसी ना किसी तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस तरह से पैप डाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने लिए टाइम आउट निकाल सकते हैं। आप कहीं ना कहीं बर्न आउट हो रहे होते हैं। देखिए, अभी आपने कहा ना कि एक चीज़ में, एक काम में डिफरेंट चीज़ें हैं। स्टिल मैं अगर बोर हो रहा हूँ या मैं स्टिल मुझे लगता है एक साथ चल रहा है या मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये तो स्टेटमेंट है ना, ये डिससेटिस्फैक्शन को शो करती है कहीं ना कहीं कि मुझे कुछ और भी करना है, देयर इज समथिंग एल्स आई वांट टू डू। तो उसमें बेहतर ये है कि आप नो योरसेल्फ, नो योर इंटरेस्ट, नो व्हाट एल्स यू वांट टू डू। आप जाएं, एक्सप्लोर करें। आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आपने शॉपिंग का कहा, यस, गो फॉर शॉपिंग, गो आउट विद फैमिली, हैंग आउट विद योर फ्रेंड। और इस तरह मत क्या, वो शॉपिंग पे भी चली जाएंगी आधा शो छोड़ के, फिर आई ना बताया क्योंकि मेरी वीकनेस ही शॉपिंग है। बस ये देखिए, वो हमें दिखता है। I agree. हर दूसरे शो में हमें दिख रहा होता है कि आपकी कितनी वीकनेसेस यहाँ पे फैली हुई है। किरण, लेकिन मुझे बात सच से एक बात बताएं, अभी चूंकि हम आपका सेगमेंट अभी एज अ फ्रेंड हम आपसे बात करें, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो क्या होती? ओह या
अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं होती, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बिकॉज ये मेरा शुरू से एक था। मेरे एक्चुअली एक्सपीरियंस ही कुछ ऐसा गुजरा था, मैंने आसपास लोगों को देखा था, तो जिसके बाद से मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हो गया था और मैंने कहा मैं कुछ करूँगी, आई रियली वांट टू डू इन दिस फील्ड। सो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, एक छोटे में ये था कि डॉक्टर बनना है, ये तो मेरा था। एक डॉक्टर बनना है, तो अब डॉक्टर आप मेडिकल फील्ड से हट के साइकोलॉजिकल फील्ड में बन गए, ये था। सो हाँ, अगर मैं नहीं होती तो शायद मैं MBBS वाली डॉक्टर होती। अच्छा भाई, नौरीन से उस दिन बात करता तो नौरीन मुझे कहने लगी कि मैं जब छोटी सी थी तभी मैं अपनी अम्मी के साथ किचन में जाके कुकिंग वगैरह करती। तो आप बचपन में हीलिंग करती थी लोगों की किसी ना किसी तरह? बचपन में तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है ऐसा, लेकिन बचपन में जैसा बच्चा होता है उसी घंटी बजा के भाग जाती थी। मैं बहुत सहेली का लंच खा लेती थी। मैंने बहुत शरारतें अम्मी की की हैं। जेब से पैसे चुरा लेती मैंने जामुन तोड़े हैं बहुत ज्यादा, दूसरों के जो फ्रूट तोड़े हुए होते थे ट्रीज, और फिर अपनी शर्ट खराब करती तो अम्मा कहती थी जामुन का दाग नहीं उतरता, कहाँ से रोज तोड़ के आती हो। और फिर किरण कहती थी अम्मी दाग तो अच्छे होते हैं। गुड वन। लेकिन किरण, आपको पता है अभी सुबह सुबह का टाइम है, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारा शो दफ्तर जाने से पहले कर रहे होते हैं, और आप सोचें एक इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो तकरीबन 65% लोग उस तरह की जॉब करते हैं जिससे वो खुश नहीं होते हैं। और जब वो खुश नहीं होते तो मेरे ख्याल से उनकी पूरी जिंदगी किरण उससे इम्पैक्ट तो करती ही है। लेकिन कभी कभी किरण ये भी होता है कि आप कोई अपनी पसंद की मनपसंद जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको पुल डाउन कर रहे होते हैं या आपका पैशन किल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, एक्सप्लोर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें इफ यू आर डूइंग योर वर्क जो आपके इंटरेस्ट बेस्ड है और आपने खुद उसके लिए अप्लाई किया था, स्टिल अगर कुछ अरसे बाद जाके यू फील लाइक कि कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जस्ट नो योर ट्रिगर्स। देखें, दिस इज पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में जानना, मुझे क्या चीज़ क्लिक कर रही है, क्या चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ मुझे अफेक्ट कर रही है। मे बी वो कोई कोवर्कर है, मे बी मैं जो काम कर रही थी JD से हट के मुझे एक्स्ट्रा काम के लिए कहा जा रहा है, वो मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बॉस से कह सकूं या कोवर्कर से कह सकूं या अपने अथॉरिटी फिगर से कह सकूं। सो आई एम डूइंग माई जॉब विच आई लव टू डू, बट जो एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा काम मुझे करना पड़ रहा है और वो एक तसलसल से चलता चला जा रहा है, कभी कभार तो हो जाता है लेकिन एक तसलसल से करते चले जा रहे हैं। सो वो एक डिससेटिस्फेक्शन और बर्नआउट हमारे अंदर जनरेट करिए। बर्नआउट का एक बहुत बड़ा फिनोमिना है, वो यही कि जब आप डिससेटिस्फेक्शन से गुजरते रहते हो तो आपको बर्नआउट हो जाता है, यू गेट सो अवर्सिव, यू डोंट वांट टू वर्क देयर एनीमोर। सो ये वाली आ जाती हैं प्रॉब्लम्स। जबरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, किरण हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ नौरीन भी है। वैसे आज मेन्यू में क्या होगा शेफ नौरीन? आज मेन्यू में एक सरप्राइज है। कहीं वो सरप्राइज शॉक में ना बदल जाए। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, को मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज की बहुत ही खूबसूरत सुबह हुई है और एक आई थिंक हर वो सुबह अच्छी होती है जिस दिन आपको काम पे जाना होता है, आपको हुसूल रिस्क के लिए तगो-दो करनी पड़ती है। आप सब वो लकी लोग हैं जिनके पास अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, और अगर आपका जॉब से दिल उकता गया है तो ज़रा खिड़की के बाहर देखें, बेरोज़गार लोग जो फिर रहे हैं फाइलें लेके अपने हाथों में बसों के इंतज़ार में तपती हुई धूप में। कितने खुशकिस्मत हैं आप, शुक्र करें अल्लाह ताला का। सही कह रहा हूँ किरण? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना? अच्छा, आज आपका कोई सवाल था नौरीन? नहीं, मेरा अभी सवाल नहीं, पहले आप पूछ ले मुझे। आज अब सेल्फ केयर के बारे में बात कर रही हैं। अब सेल्फ केयर के अंदर किरण, जब बहुत सारे लोग हैं जो एक वाहिद चीज़ है जो कि सेल्फ केयर को इग्नोर करके समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई कदम उठा लिया, खुद को इग्नोर करके समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कर दिया। अरे भाई मैं तो अपने लिए कोई शॉपिंग करती ही नहीं हूँ, अरे भाई मैं तो औरों के लिए पका रही होती हूँ, अरे भाई मैं तो खाना भी घर वालों को देख के पकाती हूँ कि वो लोगों को पसंद आ जाए। मुझे एक बात बताएं, ये सेल्फ केयर जो है ये तो मेरे ख्याल से अपनी केयर ना करके लोग समझते हैं। बिल्कुल, देखिए सेल्फ केयर आपने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हैं कि कुर्बानी देना, मैं तो सेक्रीफाइस करती हूँ लोगों के लिए, मैं तो उनके लिए जीती हूँ, मैं तो जीता हूँ दूसरों के लिए। देखिए, ये अगर ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी और आपको पैदा किया है ना, तो आपको अपने लिए भी जीना है, ठीक है। बेशक इसमें दूसरों का भी ख्याल रखना है, लेकिन सेल्फ केयर का मतलब है सेल्फ योर प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी करें अपनी सेल्फ को पहले, सबसे ज़्यादा।
क्योंकि वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, ये बात बिल्कुल ठीक कही जाती है। वो इस तरह कि जब आप अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे सो क्या आप दूसरों के लिए अवेलेबल हो सकेंगे? सो ख्याल करने में सिर्फ जिस्मानी ख्याल नहीं आता कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम या बुखार हो गया है, मुझे बीमारी हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने मेडिकेशंस ले ली, ठीक है, और मैं ठीक हो गई। जहनी ख्याल, सेल्फ केयर, आपका माइंड, मेंटल सेल्फ केयर इज़ एज मच नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट लाइक दैट, राइट? क्योंकि अगर आप जहनी तौर पे ठीक नहीं हैं तो आप दूसरों के लिए काम भी कर रहे हैं और उनको गुस्से से प्रेजेंट कर रहे हैं कि लो खाना बन गया तुम लोगों के लिए, हाँ लो कर दिया मैंने तुम लोगों के सारे काम, मैं ही करूं, मैं ही ये, यू नो, तो फिर क्या होता है, कहते हैं ना काम करके भी और फिर उसमें जो है वो बात नहीं होना, तो प्योरिफिकेशन नहीं होती, वो बरकत नहीं रहती और आपकी एफर्ट भी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कि आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, आप टू मच लोगों के लिए, ये प्लीजिंग भी होता है, ये प्लीजिंग फिनोमेना भी इसमें होता है कि इंसान बहुत ही प्लीजिंग वे में दूसरों के साथ बिहेव कर रहा होता है ताकि उसको अप्रूवल मिले, हर जगह पे मुझे एक्सेप्टेंस मिले कि यार ये तो बहुत अच्छी है, ये तो सब काम करती है, ये तो सबके लिए अच्छा है करती और वो है। मेरे ख्याल से फिर वो एक कुर्बानी का बकरा एक इंसान बन जाता है और आई थिंक वो फिर उसके अंदर वो एक पैटर्न बन जाता है, वो फिर चलता रहता है, फिर बहुत देर बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये मैंने क्या किया। क्योंकि जबरदस्ती करने में और दिल से करने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। लेकिन मी टाइम तो जरूरी है हम लोग के लिए, मी टाइम, अपने लिए भी टाइम निकाले, दूसरों के लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए भी तो जी के सीखे। लेकिन नौरीन बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर आप मी टाइम ले रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको बहुत लोग गिल्टी भी फील कराते हैं। बिल्कुल, कि बहुत तो इंपॉर्टेंट वो बात अपने की लिए- आपने, ये मिथ्स ऑफ सेल्फ केयर है। एक मिथ सबसे बड़ा ये है कि सेल्फ केयर को सेल्फिशनेस के साथ जो है वो रिलेट कर दिया जाता है। नो इट्स नॉट, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन इट। सेल्फिशनेस इज ओनली एंड ओनली थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम केयरिंग अबाउट माई सेल्फ जस्ट फॉर माई सेल्फ। लेकिन किरण ये बात जो अभी हम लोग कर रहे थे इस बारे में, एक जो गिल्टी दूसरे को महसूस करा देते हैं, जब आप कह रही हैं कि मिथ्स है, लेकिन वो गिल्टी फील कराने के बाद जो इंसान आपको गिल्टी फील करा रहा है वो भी इसी सिस्टम का विक्टिम रहा हुआ होता है। बिल्कुल, वो खवातीन ये कहती हैं कि भाई मैंने तो सारी जिंदगी सबके लिए किया, अब तुम आके अपनी चला रही हो। बिल्कुल, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट प्रेशर्स जो हैं वो आगे जाके दूसरी जनरेशन पे या दूसरे रिलेशंस पे हम जो है वो निकालते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो गिल्टी फील करवाते हैं ये मिथ्स हैं, और मिथ्स यही है कि आप सेल्फिशनेस और सेल्फ केयर को रिलेट कर देते हो। एक फाइन लाइन मौजूद है। सेल्फिशनेस इज़ बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ओनली टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ताकि आप अपना ही आप देख सको ज़िंदगी में। सेल्फ केयर इज़ योर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ सो दैट यू कैन हैव गुड अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स टू। अपना ख्याल इसीलिए भी करना है ताकि आप दूसरों के लिए भी अवेलेबल रहें। क्योंकि बहुत दफा किरण हम लोग ज़हनी इंतशार की वजह से अपने आप को इतना डैमेज कर लेते हैं कि दूसरों की तरफ नहीं थे। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा था कि अगर कभी रेस्टोरेंट में जाऊँ, और आप इस बात से अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि कई रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ देखिए पूरी फैमिली बैठी हुई होती है और सब फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। और मेरे ख्याल से वो जो बच्चा एक छोटा होता है, वो मैंने देखा छोटा बच्चा सीरियसली किरण बैठे हुए छुरी कांटे टेबल पे मार रहा है, अम्मी भी फ़ोन पे, रब्बा भी फ़ोन पे, बच्चा एक अपनी ही थॉट में। तो वो जो सेल्फ केयर है यहाँ पे मेरे ख्याल से लोग मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं सेल्फ केयर को, वो रिबेलियस तरीके से सेल्फ केयर में चले जाते हैं कि अब मैं सिर्फ अपने लिए करूँगा। तो फिर वो तभी तो सेल्फिशनेस और नार्सिज्म पे चला जाता है। ग्रैंडियोसिटी, नार्सिज्म, सेल्फिशनेस यही होती है कि सिर्फ इंसान फिर अपने ही बारे में सोचता है थ्रू आउट द लाइफ। सेल्फ केयर में ये है कि इट्स वेरी वेरी नॉर्मल एंड हेल्दी वे कि आप अपना ख्याल रखो और दूसरों का भी ख्याल रखो। अच्छा, सेल्फ केयर में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों से डिस्टेंट हो जाओ, आप डिस्टेंस में आ जाओ जो आपके लिए टॉक्सिक साबित हो रहे हैं। देखिए मैं कितना दूर रहता हूँ मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, वो भी मुझसे दूर रहती है इसीलिए कि ज्यादा टॉक्सिसिटी। और होता ये है कि हम कह नहीं पा रहे होते उनको कि हमें उनसे तकलीफ हो रही है, या कहने के बावजूद उनको असर नहीं होता, लेकिन हम कदम उठाने में डर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से किरण आजकल का जो दौर है, लोग एक दूसरे को महसूस करा देते हैं। अगर आप किसी से अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी किसी वर्क एनवायरनमेंट में आप गई हैं अगर नौरीन, और अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से टॉक्सिक वाइब्स आ रही हैं, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? आप क्या करते हैं? मैं फिर बताऊं मेरा क्या होता है, अगर मुझे कहीं टॉक्सिक वाइब्स आ रही होती तो फिर मैं अपने तरीके से चलती हूँ। मतलब मैं लड़ती झगड़ती नहीं हूँ उसमें, लाइक मैं फिर अपने तरीके से चलती, थोड़ा उनका कूल एंड काम डाउन करने के लिए अपने आप को आप सेटल करो। अगर हम भी उनकी तरह, फिर उनको हमसे भी अगर ऐसी वाइब्स आ गई तो फिर हमें उनमें फ़र्क क्या रह गया? नॉरीन, दैट्स योर वे ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स रियली हेल्दी एंड गुड। लेकिन हर किसी का ऐसा मैनेजमेंट लेवल्स नहीं होते हैं। वो रिबेलियस एक्ट करते हैं, ऑपोजिशन पे आ जाते हैं, राइट? और लड़ना झगड़ना, खास के कोल्ड वॉर्स होती हैं, पॉलिटिक्स चल रही होती है, ये सब वर्क प्लेसेस पे तो बहुत हो रहा होता है। पॉलिटिक्स तो हर
फील्ड में, वो तो हर है फील्ड में पॉलिटिक्स लेकिन है। जवाबी पॉलिटिक्स चलने लग जाती है। वो ठीक है, वो मैं नहीं करती ना किरण, हाँ। आई डोंट डू जवाबी That's में, great. क्योंकि यार मेरा क्या है कि आई जस्ट कीप क्वाइट माई सेल्फ। अगर एक बंदा वन शुड हैव टू बी कि कूल एंड काम ना, तो दूसरा फिर वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। जिसको जो जितना कहते हैं ना भड़भड़िए जिन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं, तो फिर वो खुद ही चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं इनसे वो नहीं करती, लाइक आर्ग्यूमेंट्स, आई रियली डोंट डू आर्ग्यूमेंट्स। आई थिंक आर्गुमेंट्स के लिए बहुत एनर्जी की भी जरूरत है। बहुत एनर्जी के लिए कौन कन्फ्रंट करे, आर्ग्यू करे, आजकल किसके पास इतना वक्त है और ताकत है? आर्ग्यूमेंट्स हमेशा एंड अप करते हैं नेगेटिवली। एग्जैक्टली राइट, कुछ आपको पॉजिटिव प्रोडक्टिव तो रिजल्ट्स उसके मिलते नहीं है। बेटर नॉट टू वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट। और आप एक क्लियर कट कम्युनिकेट कर दें। आप क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ उनको बता सकते हैं व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग अबाउट देम, ठीक है। और अगले को उस चीज़ पे स्टेप ले ना ले, लेकिन आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया, दैट्स सेल्फ केयर। हेल्दी बाउंड्री पुट करना इज पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। हेल्दी बाउंड्री पर। लेकिन किरण, आपको पता है ना, जो जितने कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि रिजिड होते हैं बॉसेस, एंड दे ट्राई टू मेक योर लाइफ मिजरेबल। काम ज़्यादा देना, ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको मार्क करना। आई थिंक उसके अंदर आप किस तरह पे सेल्फ केयर करें, वो तो आप बहुत टुवर्ड्स डिप्रेशन चले जाते हैं। एक 24 घंटे का जो खौफ होता है जॉब चले जाने का, निकल जाने का, वहाँ तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ये चीज़। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना, मजबूरी सी हो जाती है। आप अथॉरिटीज को कुछ कह नहीं सकते, यू कांट क्वेश्चन योर बॉस, राइट। और अगर ऐसा हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस वुड भी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसमें फिर वेरियस फैक्टर्स हैं आपको अपने आसपास देखने के लिए। कि अगर तो आपको लगता है कि इतना स्ट्रेसफुल जॉब है कि आपने कहा 24 आवर्स आप इस डर और खौफ में रहते हो, सो आई एम सॉरी दैट जॉब इज नॉट फॉर यू। छोड़ दें फिर। बिल्कुल, आप कहीं और देखें, आप कुछ और इम्प्लीमेंट करें प्रोसीजर्स को। लेकिन अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ, यहाँ रहते रहते मेंटल हेल्थ खो देंगे, तो फिर आप फर्दर जॉब्स या फर्दर फैमिली का केयर वैसे भी नहीं कर पाएंगे, फिर तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे ना। तो बहुत रियलिटी को इंटैक्ट करके चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है अपनी जॉब से, यू रियली नीड टू टेक टाइम आउट और जो अप्लाई करें, टेक अ स्टेप आउट फ्रॉम दैट। एंड देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर। अपनी ज़हनी सेहत तबाह करके कुछ भी करना, इट्स नॉट वर्थ इट। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद किरण आपको बताएंगी कि सेल्फ केयर के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेने चाहिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेक में भी उसके बारे में 3 अलग अलग नज़रिए हम किरण के ऊपर फेंक रहे थे। किरण उसको काउंटर कर रही थी, ऐसे भी होता है। किरण, इससे पहले कि आप चार्ट पे जाए, मैं कह रहा हूँ औरों के लिए अच्छा करके भी तो एक आप अपने लिए बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जानवरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, कुछ प्लांट्स के साथ करते हैं, कुछ और इंसानों को अच्छा उनके लिए करके अच्छा महसूस करते हैं। ये भी सेल्फ केयर का एक हिस्सा हो सकता है। ये बिल्कुल सेल्फ केयर का हिस्सा है। सोशलाइजिंग लोगों को सेल्फ केयर लगती है कि लोगों के साथ बातचीत करके, उनके लिए कुछ करके। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं असफर, कि अगर आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी अपनी सेल्फ स्टेक पर ना हो, तो वो सेल्फ केयर होगी। वरना लोगों के लिए तो बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं ना, फिर एंड में होता है रिस्पॉन्स नहीं मिलता, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो फिर वो सेल्फ केयर नहीं है बल्कि अपने आप को डाउन करना है, राइट। सो आप बिल्कुल सेल्फ केयर कर सकते हैं। होते हैं ना, हेल्पिंग अदर्स इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर बिकॉज यू फील गुड अबाउट इट एंड यू फील हेल्दी अबाउट इट, राइट। और यस, प्लेइंग विद द पेट्स, प्लेइंग विद योर एनी ऑफ द एनिमल्स यू लाइक, ठीक है, तो ये भी सेल्फ केयर का पार्ट है। अच्छा, अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। किरण, ये क्या है? ये सेल्फ केयर के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं चाहूँगी कि सब अगर अपने माइंड में ये नोट कर लें, तो डेली रूटीन में इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत इजी स्टेप्स जो है वो आपको क्विक फिंगर टिप्स पे याद हो सकते हैं, और आप अपनी डेली रूटीन में, चाहे घर पे, चाहे वर्क प्लेस में, वेदर यू आर इन एनी ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। इफ़ यू आर फीलिंग कहीं पर भी हेल्पलेस या आपको मदद की ज़रूरत है, आस्क फॉर हेल्प। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जो है वो मदद नहीं मांगते। हम कहते हैं किसी से मदद के कह दिया तो बोलेगा अरे ये तो वीक हो गई, इसको तो कुछ आता नहीं है, इसके साथ तो मसला है, लोग मेरी वीकनेस पकड़ लेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे मदद मांगूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आस्किंग फॉर हेल्प इज अ वेरी ब्रेव स्टेप, आई मस्ट से। इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। आप कहें आपको जो चीज़ नहीं पता, यू कैन आस्क और यू कैन हैव हेल्प,
ऑफ अदर्स। इसमें प्लीज पीछे मत उठें, क्योंकि ये इन द एंड आपकी ज़हनी बहाली के लिए इम्पोर्टेंट किरण, है। आपको लगता है ये अलग अलग मुल्कों में ये अलग अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं? क्योंकि मैं कभी भी अगर मैं एयरपोर्ट पे अगर होता हूँ तो मैं देख रहा होता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर अपना गेट नहीं पता या फ्लाइट पहली फ्लाइट ले रहे जिंदगी की, तो वो हेल्प नहीं मांगते, वो शर्मिंदा होते हैं कि औरों को ना पता चले, और वो अपनी कभी कभी फ्लाइट ज़ाया कर देते हैं या इधर उधर फिरते रहते हैं, उनको वो करेज नहीं होती कि किसी से पूछ सके। देखिए इस पर ये मुझे ऐसा लगता है, इन माई एक्सपीरियंस और माई नॉलेज, ये साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम है कि नहीं मुझे तो सब पता है, मैं किसी से पूछूंगा तो समझेगा मुझे कुछ आता नहीं है, राइट, या मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, यू नो, ऐसा नहीं है। आपको करना है जो आपको ईज दे, जो आपको कंफर्टेबल करे, इससे पहले कि आप कहीं और भूल भुलैयों में कहीं फंस जाएं, ठीक है। सो आस्किंग फॉर हेल्प इज़ अ वेरी गुड ब्रेव स्टेप एंड वन मस्ट टेक इन देयर लाइफ, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि स्पेंडिंग टाइम अलोन, मी टाइम, जिसकी नौरीन आप भी बात करी थी, मी टाइम लेने वाले को भी गिल्टी करार दिया जाता है कि यार इसको तो देखो अपनी पड़ी है, इसको तो अपना टाइम ज़रूरी होता है। नो, आपने अगर पूरा दिन में एक अच्छा परफॉर्मेंस दी है, सर्विसेज दी है, तो अब दिस राइट, ये आपका अपना राइट है कि अब आपको भी सेल्फ टाइम मिले, जिसको मी टाइम कहते हैं। कुछ लोग मी टाइम अपने अकेले रूम में रहते हैं, किसी को सेल फोन यूज़ करना होता है, किसी को स्पा जाना होता है, किसी को जिम जाना होता है, किसी को जस्ट अपने आप बैठ के खामोशी से सेल्फ रिफ्लेक्ट करना होता है, बुक पढ़नी होती है विद अ कॉफी मग, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। और उस टाइम पे अगर सो भी जाते हैं कुछ लोग सो भी जाते हैं मी टाइम में कि अरे घंटा सो जाता। हाँ ओके, हम सोना भी ले सकते हैं कि सोना भी एक एम्पल अमाउंट ऑफ में कि इंसान का रेस्ट, कहते हैं ना मुझे सोना बहुत पसंद है, तो आप एक नॉर्मल आवर्स में आप सो जाए तो वो भी हो जाता है। अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो वो एंजाइटी और अवॉइडेंस को शो करता है, अवॉइडेंस फ्रॉम द रियलिटी को शो करता है। जो लोग का कोपिंग सोना होता है ना, दे आर अवॉइडिंग द रियलिटी बेसिकली, तो वो सोते रहते हैं, ठीक है। पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, ये भी देखिए सुनने में लग रहा है कि अच्छा इतने सेल्फिश हो जाओ कि अपने आप को मैं पहले, यस, ये प्रायोरिटी जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आप पहले अपना स्टेप लें, क्योंकि इसमें आपकी केयर हो, फिर आप दूसरों को भी सर्विस दे सकते हैं, तो वहाँ पर प्लीज़ पुट योर सेल्फ फर्स्ट। हम कहते हैं नहीं पहले आप, प्लीज़ पहले आप, तो पहले आप में, और आपने देखा कि आप क्यू की सबसे एंड में आ गए, एग्जैक्टली, और आप 3 घंटे से वहीं धूप में खड़े हुए और अब आपकी हालत बीपी लो सब। तो पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आप खड़े हुए हो ना और आप हो, तो बस वहीं पे अपने आप को रहने दो और अपने टाइम से चलो, दूसरे भी अपना अपना हिस्से से आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा प्लीजिंग मत बने, बहुत पीपल प्लीजर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं, पीपल प्लीजर्स जो होते हैं, ठीक है। आस्किंग फॉर व्हाट यू नीड, अपनी नीड्स को बताना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, इवन अपने स्पाउसेस को बताना बहुत मुश्किल लगता है, राइट, कि मुझे भाई आज बाहर लेके चलें, नहीं, आपको खुद, उनको खुद ख्याल क्यों नहीं है, उनको खुद पता होना चाहिए। आपकी सेल्फ केयर है, आप तो उसको डिटोरिएट कर रहे हो कि नहीं, उसको ख्याल, चुप करके रहेंगी कि उनको खुद ख्याल होना चाहिए, उन्हें खुद पता होना तो ये चाहिए। सेल्फ केयर नहीं है, ये तो अपने आप को खुद आप सेल्फ सेपोटाज कर रहे हैं। आप कह दें अगर आपको जाना है, आपको, आप अपनी तमाम नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, इमोशनल नीड्स, इंटीमेशन की नीड्स, कोई भी नीड्स है आप कह सकते हो, बीच योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर किड्स, योर वर्क प्लेस, कोलीग्स से आप कहें ना, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अपना पे स्केल में राइज चाहिए, आप कहें तो सही, वो ना हो अलग बात है, एटलीस्ट आपका माइंड ये तो होगा ना, आपको रिग्रेट या वो चीज़ नहीं रहेगी कि यार मैं कब कहूँ, प्रेशर बनता जा रहा है, तो ये भी सेल्फ केयर को जो है वो डिनोट करता है, राइट। सेटिंग बाउंड्रीज, जैसे मैंने पहले भी बात की, पुट हेल्दी बाउंड्रीज वेयर नीडेड। बाउंड्रीज डजंट मीन कि आप एकदम से किसी को स्ट्रिक्टली मना कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हेल्दी बाउंड्रीज पुट करने का तरीका होता है, यू बीइंग हम्बल, यू बीइंग वेरी पोलाइट, और आप कहें कि आई एम नॉट लाइकिंग इट, अब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, अगर आप ये चीज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा, या मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम ऐसी बात ना करें। किरण, क्योंकि वर्क प्लेस पे सार्केज्म बहुत यूज होता है, वर्क प्लेस पे लोग मजाक में इस तरह की बात करते हैं जो कि हर्टफुल हो सकती है, तो वहां पे भी आई थिंक यू हैव टू सेट अ बाउंड्रीज, और ये खवातीन बहुत ज्यादा फेस करती हैं वर्क प्लेस पे, सरकास्टिकली उनसे लोग बात अगर कर रहे हैं, लोग इनडायरेक्टली बहुत बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, इनडायरेक्टली बहुत बोलते हैं, जहाँ आपको सेंस हो जाए ना, अगर आपको लगता है कि 4 लोगों में कहना ठीक नहीं है, बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोगों के सामने भी कह दें, कह सकते हैं तो कह दें पोलाइटली, हम्बली, अदरवाइज आप अलग में 1-on-1 बेस्ट होता है कि आप अपनी कम्युनिकेट कर दें अपनी फीलिंग्स को, कि देखिए मुझे फलाने वक्त में उस सिचुएशन में आ रहे लाइक दिस थिंग, सो काइंडली अगर आप दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर आवर वर्क रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, जैसे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि 10 लोगों के बीच में बच्चों को डांट देते हैं, दैट इज रियली बैड,
अब अलग से आप डांट दो बच्चों को, समझा दो, लेकिन 10 लोगों के बीच में बच्चा भी बहुत अजीब हो जाता है, यू नो, उसका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलने लगता है, तो ये भी एक वो भी गलत सेल्फ होता है। एस्टीम को बड़ा डैमेजिंग है, ये जो आप बता रही हैं। Exactly. 100% आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है। बिल्कुल, और आप बड़े होते जाते हो, जितने एनवायरनमेंट में जाते हो आपको डर लगता है, अभी अभी मुझे असफर डांट देंगे, अभी मुझे नौरीन डांट देंगी, मैं डर डर के प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, समझ, इस तरह का डर। अच्छा, आप शो नहीं करोगे, दिल में आएगा, दिल में ये आएगा। जहन में आएगा, आप डरते रहोगे। सो ये चीज बहुत ज्यादा आपके सेल्फ को सपोर्ट आज करती है, ठीक है। स्टेइंग एट होम वेयर नीडेड, ये उस टाइम के लिए कि जब आपको लगे कि कुछ जैसा कोरोना आ गया था, या आपको लगे कि कोई बाहर इस तरह की कोई चीज़ जिसको हम कहते हैं नेचुरल कोई भी ऐसी हैपनिंग्स हो रही हैं, तो आपको बहादुर बन के कि नहीं मैं तो सब देख लूँगा, मैं जाके देखता हूँ, वहाँ सेल्फ की ज़रूरत है। वेयर नीडेड स्टे एट होम, ठीक है। और आपकी अगर तबीयत भी खतरा है ठीक तो नहीं, आप खतरे से बचें, घर में रहें। खतरे से बचें। और अगर आप तबीयत आपकी ठीक नहीं है, राइट, और आपको लगता है कि आज आप जॉब पे नहीं जा सकते, लेकिन आप डर डर के 103 बुखार में भी नहीं, मेरा बॉस मुझे नौकरी से ना निकाल दे, नौकरी के डर से, और आप कह नहीं पा रहे और आप जा रहे हैं हर जगह पर, या घर वाले कह रहे हैं तो बस चलो बाजार हमें ले चलो, ड्राइव करो, अब बुखार इतना हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, और यू आर यू आर डिप्रेसिव ड्यू टू समथिंग एल्स, आप कह नहीं पा रहे हो, आप कह दो ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट की टू हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड फॉर योर सेल्फ केयर। सेइंग नो वेयर नीडेड, आजकल हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा होता है कि हमसे ना नहीं किया जाता, ना कहना सीखें, प्लीज़ नो करना सीखें, ये बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। हर चीज़ में यस यस यस, पीपल प्लीजर्स की निशानी होती है, जो मैंने पहली बात की, मेरे ख्याल से वो अपनी जिंदगी और अजाब कर लेते कोई हैं। हमसे नाराज ना हो जाए, सबको खुश खुश रखना है। देखिए, यू कांट कीप योर सेल्फ एंड अदर्स हैप्पी ऑल द टाइम। लेकिन पता है किरण, मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होता है, ये कुछ अरसे में डेवलप होता है। पहले तो ये होता था कि मुझसे अगर कोई नाराज था, मैं बड़ा पूछता था, यार क्या हो गया, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर मीडिया के इतने नहीं है, तो उनकी नाराज़गी की मुझे परवाह होती थी। अभी अगर कोई नाराज़ हो जाता, मैं कहता हूँ खुद ही अपना ख्याल रखो, बाय। अब मुझे मेरी वो जो नहीं होता कि अब आप क्या कब तक इंसान करेगा, कब तक? उसमें आप सेल्फ प्रोसेस भी कर रहे हैं ना कि वाकई इफ यू आर राइट, तो बस आप बाउंड्री रखें। अगर आप नहीं थे तो यस यू कैन अप्रोच एंड से सॉरी, और लेकिन सही तरीका क्या होगा आपके ख्याल से? सही तरीका यही होगा कि आपको लग रहा है कि अगर कोई बंदा इस तरह से नाराज है, आपसे बात नहीं कर रहा, और आपको उनकी ज़रूरत है, या आप उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स फॉरएवर थे आप लोग हमेशा से, और अब ऐसा डिस्टेंस आ गया, ट्राई टू अप्रोच एंड कम्युनिकेट कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू आर अवॉइडिंग मी, और यू आर नॉट अप्रोचिंग मी, यू आर नॉट आंसरिंग टू माई कॉल्स और व्हाट। कम्युनिकेट, फिर वो मैं कहूँगी कम्युनिकेट करें अपनी फीलिंग्स को, बोले, बात करें, चाहे कोई रिलेशनशिप है, बात करें, बट बात तरीके से होनी चाहिए, बस ये इसका बहुत बड़ा उसूल है, एक रूल है। अच्छा, फॉरगिविंग योरसेल्फ, ये होता है हम दूसरों को ही माफ़ करना मुश्किल ही लग रहा होता है, लेकिन जिस तरह से हम दूसरों को माफ़ करते हैं ना, ट्रस्ट मी, अपने आप को भी लोग माफ़ नहीं करते सारी ज़िंदगी, राइट। अपनी किसी ना किसी गलती पर गिल्टी होना, रिग्रेट फील करना, मुझसे क्यों हो गया, मैं कैसे कर लिया, आज मैंने क्यों कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, मैं हुई ऐसी। सो अपने आप को लेबल करना, टैग करना, यू आर नॉट फॉरगिविंग योरसेल्फ, यू आर बीइंग हार्श टू योरसेल्फ, यू आर बीइंग हार्ड टू योरसेल्फ। गिव अप कर देते हैं लोग। तो ये सेल्फ केयर कैसे है? यू नीड टू बी काइंड, यू नीड टू बी वेरी वेरी हम्बल विद योरसेल्फ टू, जैसे हम लोगों के लिए करते हैं यस यस, हाँ, उसमें हम खुश होते हैं, अपनी सेल्फ को मारकर आपको अपने लिए करना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये सेल्फ केयर में आता है। फॉरगिव योर सेल्फ, जो भी हुआ, मूव ऑन विद अ गुड स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट, टेकिंग अ स्टेप बैक वेयर यू थिंक मामला बहुत डिजास्टर्स है, जो आपको लगता है कि यहाँ पे जाने से मजीद मसला होगी, या आर्ग्यूमेंट्स की हमने बात की थी, तो आर्ग्यूमेंट्स आपको लग रहा है बीच में ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट यू सेंस के आ रही कहीं इट्स गोइंग नोवेयर, तो खुद ही स्टेप बैक कर लो। वीकनेस की निशानी नहीं है प्लीज, बट हमने तो जीतना है आर्ग्यूमेंट, हम क्यों अगले को बताएं कि भाई हम हार गए। तो स्टेप बैक वीकनेस की नहीं, ब्रेवरी की निशानी है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। यार मैं मजीद इसमें गया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड स्टेप बैक फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट, ठीक है, राइट। स्टेप बैक मत करें, हमारी दीवार टूट जाएगी, ठीक है। सो लेकिन किरण, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग पहले भी आपके साथ एक शो कर रहे थे, आपने एक अच्छी बात यही कही थी, आपने कहा था कि लूज एन आर्ग्यूमेंट एंड विन द सिचुएशन। और बहुत सारे लोग हैं जो कि एक आर्ग्यूमेंट जीतने के चक्कर में, एक आर्ग्यूमेंट तो जीत जाते हैं लेकिन वो पूरी सिचुएशन हार जाते हैं।
कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, हाँ। सब हर चीज़ एनवायरमेंट, खत्म। हर चीज को लूज कर देते हैं और फिर हाँ। वो आपके भी बैड मेमोरी बन जाती है। लेकिन किरण ये भी बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक ये भी बहुत वक्त से आपके अंदर इतना ठहराव होता है कि अगर आप कहीं देख रहे हैं कोई झगड़ा हो रहा है, अगर और अपने आप को सही प्रूव करने की उस भाग दौड़ के अंदर, वो टग ऑफ वॉर में आप पूरे रिश्ते खराब कर देते हैं। बेहतरीन होता है जैसे हम किरण से बहुत चीजें सीखी है। किरण ने कहा कि कभी भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो जहाँ पे एक बिला वजह का आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, बिला वजह की लड़ाई हो रही है, बेहतरीन होता है वहां से बाहर चले जाए, बिल्कुल ट्रू। जस्ट बिल्कुल। लीव इट। और वो आई थिंक वो वक्त के बाद वो चीज अब बैक टू नॉर्मल हो थोड़ा जाए। सा स्पेस देते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें थोड़ी बिल्कुल, नॉर्मल हो जाती हैं। बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट्स में तो और झगड़े बढ़ते हैं। बढ़ते चले जाते हैं और ये सब चीजें, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल पॉसिबल एंड अचीवेबल विद प्रैक्टिस। विद प्रैक्टिस आप कॉन्शियस एफर्ट डालें, प्रैक्टिस करें, सब अचीवेबल है। लोग भी हैरान हो जाएंगे कि यार इसको क्या हो गया है। तो दिस इज सेल्फ केयर, राइट? जबरदस्त। किरण, थैंक यू वेरी Thank मच, you, thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया। खवातीन और हजरात, वक्त तो आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके साथ होंगी हमारी किचन क्वीन, जो कि कुछ आज एक सरप्राइज हमें देने वाली हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम टू माय किचन एंड थैंक यू सो वेरी मच असफर। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है शाही टुकड़े, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे पास कॉल्स आ रही थी और पेज पे मेरे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें कोई देसी कोई मीठा सिखाइए, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्टिनेंटल ट्राई कर लिए, हमें थोड़े देसी से कोई डिफरेंस सा बताइए। तो मैं कहा चलिए आज हम शाही टुकड़े बना लेते हैं। बहुत ईजी भी बनता है, बहुत क्विकी रेसिपी भी और बहुत मज़े की भी बनती है। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो मुझे चाहिए सबसे पहले ब्रेड, ठीक है। ब्रेड हमने लिए 1 मीडियम साइज़ की, जिससे मैंने 8 से 10 स्लाइसेस ले लिए थे और हमने इस तरह से ट्रायंगल्स में काट लिया इनको, ठीक है। ये मैंने 2 अलग से रखे हुए भी, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये कट करते हैं। कुछ लोग इसके एजेस निकाल देते हैं, वो भी सही है। कुछ लोग विद एजेस बनाते हैं, वो भी सही। कोई एजेस के साथ क्या होता है, ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें हमें एक मिल्क चाहिए होगा, ठीक है। शुगर है, अगर शुगर जो नहीं डालना चाहते तो उसमें आप लोग शहद डालें। जो डायबिटिक पेशेंट्स है या डाइट कॉन्शियस है तो आप उसमें 3 to 4 टेबलस्पून हनी ऐड कर लें, ठीक है। और प्लस इसमें हम लोग कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एडिंग शुगर हम कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे और भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं आज वाइट शुगर से इसका बनाऊंगी शाही टुकड़े। अच्छा, इसमें हमें चाहिएगा खोया, जिससे 250 ग्राम खोया है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा क्रीम, इसमें जाएगी, ऊपर से ड्रिजल होगी, थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। हमारे नट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ताशियो, इनको मैंने चॉप करके थोड़ा सा पहले रोस्ट किया, फिर मैंने इनको चॉप करके यहाँ रख दिया है। थोड़ा सा फूड कलर जाएगा, लाइक येलो फूड कलर, थोड़ा सा कलर देने के लिए 1 चुटकी। और ये इलायची का पाउडर है, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी ब्रेड को फ्राई करते हैं और इधर हम दूध को भी उबालने साथ साथ रख देते हैं, ताकि दूध भी उबलता रहे और हमारी ब्रेड भी इतने फ्राई हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इधर दूध डाल देंगे। ये हमने इसमें दूध ऐड कर दिया और हम ये इसको नीचे रख देंगे जग को। ये इतने दूध हमारा बॉईल होगा, हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल। थोड़ा सा ज़्यादा हम ऑयल लेंगे, लाइक हाफ अ कप ऑफ ऑयल, ताकि हमें जो फ्राई करना है बिल्कुल हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है ब्रेड स्लाइसेस को, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेम हम इसका बढ़ा देंगे। ये थोड़ा सा जब थोड़ा सा प्री हीट होगा तो फिर हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डालेंगे। अगर आप लोग पहले से डाल देंगे तो क्या वो सोक कर लेगा ऑयल, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा ऑयली हो जाएगी आपके शाही टुकड़े। चलिए जी, ये ब्रेड है, मैं आपको बता दूं किस तरह काटना है इसको। हल्के से आपने यूं करना है इसको, ठीक है। और फिर हमने इसे, आप इस तरह के भी पीसेस रख सकते हैं और हम इसके 4 भी कर सकते हैं, थोड़े छोटे, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, थोड़े से छोटे इस तरह से। और एजेस भी आप लोग निकाल सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसको फ्राई करेंगे। हम सिर्फ थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं कि गर्म हुआ नहीं, अभी टाइम है उसमें थोड़ा सा। ये गर्म होगा, फिर हम इसको ब्रेड को फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी क्रोटॉन्स बनाए थे कि हमने थोड़ा सा ऑयल को, हमने ब्रेड को किया तो वो क्रिस्पी हो गए थे, लेकिन प्री हीटेड ऑयल हो, ठीक है। चलिए, ये हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें स्लाइसेस डालेंगे 1 by 1। इस तरह से हमने इसमें स्लाइसेस डाले। ये
कुछ लोग फुल स्लाइसेस का भी बनाते हैं, पूरे स्लाइसेस का, वो भी मर्जी है आप लोग की, एंटायरली अप टू यू। लेकिन मुझे ज़रा होता है कि छोटे छोटे स्लाइसेस हो, आराम से खाने में भी आसानी होती है। और 1 बाइट तो आपको पता है 1 बाइट में अलग ही मज़ा होता है। चले जी, इसको हम हल्के हल्के से टर्न करेंगे। ये वाली जो शाही टुकड़े बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि गरम गरम खाए जाते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है ठंडे। थोड़ा सा ठंडा करके खाइए इसको। ये बिल्कुल जमे में नहीं कि हम बिल्कुल चिल्ड कर लें, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो तो उसका ज़रा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। चलें, ये हमारी ब्रेड फ्राई हो रही है। इस तरह से हमारी ये ब्रेड फ्राई होगी। थोड़ा सा हमने इसको हम यूं करके हम थोड़ा स्ट्रोल कर लेंगे ताकि ऑयल से पूरी तरह से ये अच्छी तरह वो हो जाए। हम एक प्लेट निकाल के रख देते हैं ताकि हमें हम जो फ्राई करेंगे वो हम इसमें ऐड करते रहें। ठीक है, चलें जी, ये हमारी ब्रेड फ्राई हो गई है। हम इसको यहाँ निकाल लेंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन की तरफ नहीं जाएगा, दिस इज गोल्डन ब्राउन की तरफ जाइएगा। ठीक है, ये हमारे इधर ऐड हो गए। दूध हमारा बॉईल होने वाला है। हम इसमें ब्रेड स्लाइसेस को और ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, बस ग्रीस होना चाहिए इसमें, वैसे भी ये क्रिस्पी हो जाएंगे। कुछ लोग बहुत ऑयल कॉन्शियस होते हैं कि ज़्यादा ऑयल नहीं होता, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का सा शैलो फ्राई। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इसको थोड़ा पलट देंगे इसको, और चाहे तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल को ड्रिजल कर देंगे। शाही टुकड़े भी बहुत किस्म से बनते हैं। कोई महाराजा शाही टुकड़े, महाराजा शाही टुकड़े हम बनाते हैं, उसमें हम काजू को ऐड करते हैं, काजू का पेस्ट ऐड करते हैं दूध में। तो वो काजू जो होता है, क्योंकि देखें फलों का जो बादशाह होता है वो होता है आम, और जो ड्राई फ्रूट्स का बादशाह होता है वो होता है काजू। तो उसका हम पेस्ट थोड़ा सा ब्लेंड करके दूध के अंदर फिर हम उसको दूध में ऐड करते हैं, तो इसलिए वो महाराजा शाही टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि महाराजा जो उसमें जाता है काजू। ये हम सिंपल वाले बना रहे, तो एक दिन महाराजा वाले बनाएंगे जिसको हम दूध में ब्लेंड करके काजू को डालेंगे, तो दैट इज महाराजा, लेकिन प्रोसीजर यही होगा सेम। चलें जी, ये हमारे ये भी थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से थोड़े से हमने लाइट करने, थोड़े से हमें डार्कर शेड में लाने हैं, और डिपेंड। चलें जी, ये हमारा हो गया। एक तरफ हम यहाँ रख देते हैं। ऑयल हमने और डाला इसके अंदर, थोड़ा सा फ्लेम हम इसका कम कर देते हैं। ये हमने ऑयल और डाला इसके अंदर। हमने ये स्लाइसेस और लिए। हमारा दूध भी अगर बॉईल होने को आएगा तो फिर मैं इसमें एक चीनी ऐड कर दूंगी। इसमें चीनी ऐड हो जाएगी। चलें जी, ये हमारा बॉइलिंग की तरफ आ गया है मिल्क। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून। और जितना आप लोग मीठा खाते हैं आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें 4 to 5 टेबल स्पून ऐड करूँगी। 1 kg मिल्क मैंने ये लिया था, ठीक है, तो इसमें 5 टेबल स्पून इनफ है। अगर आप ½ kg लेंगे तो इसमें 3 टेबल स्पून इनफ है। ठीक है, इसको हल्के हल्के से हिलाएंगे ताकि इसमें आराम से शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाए। आप लोग चाहें तो उसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले शाही टुकड़े बनाए थे, मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया था, कस्टर्ड पाउडर, वो भी बहुत डिफरेंट सा बना था। कस्टर्ड पाउडर मतलब कुछ भी आप लोग वेरिएशंस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारा इसमें शुगर डिसॉल्व होती रहेगी। ठीक है, चलें जी, हम इसको भी पलट देते हैं। हल्का सा हमने इसको सिर्फ गोल्डन कलर देना है। ये इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको हम यूँ पलट देंगे। अच्छा, जैसे ये बॉईल की तरफ आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हो रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे कलर। ठीक है, फूड कलर येलो कलर का। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड किया, एक चुटकी सिर्फ कलर देना है। इसमें हमने ये ऐड कर दिया। ये देखें, ये वाला कलर आ गया, जैसे ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान का जो कलर आता है बिल्कुल ये वाला आता है। इसमें अभी ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर,
लाइक 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा, ठीक है। और साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ये जो खोया है, ये हम इसका लिड बंद कर देते हैं फ्लेम, और इसमें हम ऐड करेंगे खोया, ठीक है। खोया से ज़रा और अच्छा गाढ़ापन और क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा, ये बहुत मज़े का लगेगा खोए से। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल फीका खोया लिया है, मीठा नहीं है ये। कुछ लोग मीठा भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें मिठाई ऐड कर देते हैं, जो भी घर में मिठाई आती है, कलाकंद हो गई, कोई भी मिठाई हो गई, वो इसमें ऐड कर देते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी खोया टाइप होती है, तो वो भी और भी मज़े का बनेगा। इसमें मैंने लिया है लाइक अराउंड 1 कप खोया है, ठीक है। ये इसमें हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम ऊपर डालेंगे इसके, ठीक है। जब हम ये सर्विंग की तरफ आएंगे तो थोड़ा सा खोया हम ये बचा देते हैं, तो थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे खोया। ये जब थोड़ा सा लाइक गाढ़े की तरफ आएगा, लाइक कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा होगा, चलिए जी, इतने हमारा ये दूध भी पक रहा है, ये गाढ़े की तरफ भी आ जाएगा, इतने हम छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। अब हमारा जो ये दूध हमने डाला था, इसमें हमने खोया डाला, हमने इसमें शुगर ऐड करी, तो ये देखिए थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी की तरफ जा रही है, ये आप लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे और इसको गाढ़ा करना होगा, ठीक है। हम इसके साइड से थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ये, क्योंकि खोया जब से हमने डाला तो ये साइड से खोया जमने लगा है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड किया, क्योंकि खोए से एक तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये वही वाला टेस्ट है। जैसे हम कंडेंस मिल्क, मैं आपको बोल रही ना, कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं आप लोग इंस्टेड ऑफ एडिंग शुगर, तो आप इसमें खोया डाल दें तो वही वाला टेक्सचर आ जाएगा जो कंडेंस मिल्क के साथ होता है, ठीक है। इसमें मैंने इलायची पाउडर डाला था और मैंने इसमें खोया डाला है, चीनी डाली है, थोड़ा सा कलर, फूड कलर डाला था मैंने इसमें। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा ये गाढ़े की तरफ जा रहा है। अच्छा चलिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये हमने जैसे ये हमने प्लेटर लिया, ठीक है, ये हमने प्लेटर लिया और इसको हमने इस तरह से यहाँ पे असेंबल करेंगे हम शाही टुकड़ों को, ठीक है। ये हमने इस तरह यहाँ 4 रखे, जितने मतलब ज़्यादा ओवरफ्लो मत कीजिएगा, ज़्यादा भरिएगा नहीं, इतना है कि बस थोड़ा सा प्लेट में ज़रा खूबसूरती से आए, ज़्यादा भरने से फिर कोई वो नहीं होगा, थोड़ा ओवर। देखें, ये हमने ये किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा भी हमारा लिक्विड मिल्क है, ठीक है, हमने इसमें से लेना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और हमने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देना ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ा सोक कर लें, ठीक है। ये ताकि फिर हम जब इसमें गाढ़ा ऊपर से गाढ़ा गाढ़ा करके डालेंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमने इसमें डाल दिया गरम गरम दूध, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे, इतने ये गाढ़ा होता रहेगा, हम इतनी ये चीज़ें कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। आप लोग राउंडल्स काटें, किसी भी शेप में आप लोग काट सकते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, ये मैंने डीप फ्राई की थी, ये मैंने थोड़ा सा शैलो उसको सेका था, सिर्फ इस तरीके से बना था ये, ठीक है। ये हो गए, बाकी हम यहाँ रख देते हैं। इसमें भी हम इसी तरह करेंगे, हल्का सा जो दूध है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि सोक्ड हो जाएं। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े के शाही टुकड़े बनते हैं, और हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें कि ये किस तरह से आपको पसंद आया, आपने बनाया तो आपको कैसे लगे, क्योंकि हम आपको यहाँ सिर्फ दिखा सकते हैं, रेसिपी बता सकते हैं, लेकिन हम चखा नहीं सकते आपको। लेकिन जब आप लोग खुद बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आप लोग चखेंगे भी कि कैसा टेस्ट आता है। बस लेकिन बस वही वाली बात है, इंग्रेडिएंट्स वही आप लोग डालिएगा जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप इसमें कुछ कहेंगे चलो ये नहीं डालते तो यूँ हो जाएगा, ये नहीं डालते तो देखिए, अगर वो नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। फिर आप लोग कहेंगे हमें तो वो टेस्ट आया नहीं था शेफ़, क्योंकि आपने वो इंग्रेडिएंट डाला नहीं था, तो कैसे टेस्ट आ सकता है। तो मतलब जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ, तो आप सेम एज इट इज़ इस तरह बनाएंगे तो आपको टेस्ट हो जाएगा जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए, थोड़ा हम इसका फ्लेम बढ़ा देते हैं तो कि गाढ़े की तरफ आएगा। अच्छा, अब हम इसके साथ साथ जैसे जब तक ये दूध गाढ़ा हो रहा है, मैं थोड़ा सा इस पर क्या करूँगी, थोड़ा सा क्रीम ड्रिजल कर दूँगी नीचे, ठीक है, थोड़ा सा बेस पे, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर के लिए। इस पे भी हम क्रीम को ड्रिजल कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्रीम थोड़ी ड्रिजल कर दी।
अच्छा, साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़े से जो पिस्ते बादाम मैंने चॉप करके रखे थे मैं इसके अंदर डालूंगी, बाकी हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। यूं करके थोड़ा ही गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं एक दावत में गई थी अभी लास्ट वीक, तो उन्होंने वहाँ पे भी शाही टुकड़े थे, उन्होंने किस तरह बनाए हुए थे, ये भी बहुत मज़ेदार तरीके से बनते हैं। आपने पूरी फुल ब्रेड चौकोर लिया, एक स्लाइस लिया विदाउट एजेस, मतलब एजेस के साथ ही था वो, उन्होंने एजेस नहीं काटे हुए थे, उसको डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई करने के बाद आपने ये जो बैटर बनाया सेम यही था, उसमें भी खोया, कंडेंस मिल्क जो भी आप लोग ऐड करें, इसी तरह से गाढ़ा बिल्कुल बना दिया था उन्होंने। और उन्होंने क्या किया था, आपके प्लेटर में आपने 4 स्लाइसेस रखे, इतना बड़ा उनका स्क्वायर लाइक रेक्टेंगल का प्लेटर था, उन्होंने 4 स्लाइस रखे, जो बिग वाली सैंडविच ब्रेड होती है उसका उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने 4 स्लाइस रखे, वो पूरे प्लेटर में आ गए रेक्टेंगल शेप में, वो 4 स्लाइस के ऊपर बिल्कुल क्रिस्पी थे। उसके बाद उन्होंने वही जैसे मैंने दूध डाला ये डाला, उन्होंने गाढ़ा गाढ़ा जो ये हमारा बन रहा है ये उन्होंने उसको बिल्कुल कस्टर्ड की तरह गाढ़ा कर दिया था। मैं इतना नहीं करती, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप लोगों का ये कस्टर्ड की तरह गाढ़ा हो भी जाए, जैसे खीर की तरह होता है, आपने उसके ऊपर वो आपने सारा पोर किया, उसके ऊपर आपने बादाम पिस्ते डाले, और इन्होंने क्या ऐड किया था, सर्विंग करने से पहले इसके ऊपर मैंगो आइसक्रीम का एक स्कूप रख दिया था। उससे वो इतना मज़े का लग रहा था। वो अपनी उन्होंने खुद वेरिएशंस करी थी, मतलब हम कुछ भी कर सकते, तो वो जस्ट बिफोर सर्विंग वो बिल्कुल जमा हुआ क्यूब था मैंगो आइसक्रीम का, या वनीला आइसक्रीम ले लें, लेकिन चॉकलेट नहीं, वनीला या मैंगो, उन्होंने एक स्कूप रख दिया था, ऊपर से उन्होंने क्रीम ड्रिजल किया। वो इतना मज़े का लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत डिफरेंस था, क्योंकि आजकल गर्मियाँ है ना, तो उन्होंने गर्मियों के हिसाब से वो आइसक्रीम का स्कूप ऊपर से वो सजा दिया था, ऐड कर दिया था, तो बहुत अच्छा लगा था, वेरी नाइस। और आजकल मैंगो का मौसम है, तो आप लोग मैंगो की चंक्स भी ऊपर डाल सकते हैं शाही टुकड़ों के, या मैंगो का प्यूरे थोड़ा सा बना लें, उसके ऊपर भी आप लोग ड्रिजल कर सकते हैं। चलिए देखें, थोड़ा सा गाढ़े की तरफ आ रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ये और गाढ़ा होगा तो फिर हम इसके ऊपर ये पोर कर देंगे, ऊपर फिर खोया डाल देंगे और फिर क्रीम डाल देंगे। चलिए मैं इतने रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने 1 kg मिल्क लिया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने जब मिल्क को वोक में डाला, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, लाइक 1 चुटकी, उसमें शुगर ऐड करी, खोया ऐड किया एंड इलायची का पाउडर ऐड किया, ठीक है। ये इसको हमने पकने दिया, तो क्योंकि देखिए फिर पकते 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 वो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो रही है। फिर हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए 8 से 10, उनको हमने ट्रायंगल्स में, रेक्टेंगल्स में शेप में काट लिया। फिर हमने उसको फ्राई किया, फ्राई करके हमने उसको अलग रख दिया। फिर हमने डिश में क्या किया, सबसे पहले ब्रेड के पीसेस को रखा, उसका हल्का सा हमने पतला सा जो इसी का दूध था हमने वो किया, ताकि वो सोक्ड हो जाए, अंदर से सॉफ्ट हो जाए और मॉइस्ट हो जाए, वो हमने किया। फिर हमने क्रीम ड्रिजल कर दी थोड़ी सी बेस पे। अब जब ये गाढ़ा होगा तो फिर मैं इसके ऊपर ये डाल के ऊपर पिस्ते बादाम एंड खोया और क्रीम थोड़ा सा ड्रिजल करके हम इसको सर्व कर देंगे। चाहे तो आप लोग इसको चिल करके खाएं, चाहे तो आप लोग इसको गरम गरम खाएं, एंटायरली अप टू यू। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मुझे तो ठंडा हर डिज़र्ट मुझे ठंडा ही पसंद है, सिवाय कुछ डिज़र्ट्स के। जैसे हम लोग एक ब्राउनी बनाते हैं प्लेटर में, ठीक है, हम उसी में बेक करते हैं, उसी के साथ हमने बस उसमें ऊपर चिल्ड बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आइसक्रीम, बिल्कुल जो फ्रोजन आइसक्रीम होती है वो हम उसमें डाल के खाते हैं, तो कि ब्राउनी बिल्कुल हॉट होती है, क्योंकि वो प्लेटिंग पे, वो प्लेटर पे ही वो एज इट इज बेक होके निकल रही थी। तो हमने सिर्फ आइसक्रीम डाल के हमने उसको चॉकलेट सॉस एंड क्रीम से करके खाना पड़ता है। ब्राउनी गर्म होती है, आइसक्रीम ठंडा, तो उसका अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह के डिजर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, लाइक गरम में, ठीक है। एक मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी फ्रेंच, लाइक क्रोसॉन का फ्रेंच डिजर्ट होता है, वही बहुत ज़बरदस्त होता है, वो एक दिन मैं बनाऊंगी, ज़रूर मैं लाइन अप करूंगी आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में लाइन अप करूंगी तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। चलिए जी, ये देखिए, ये हमारा थोड़ा सा गाढ़े की तरफ गाढ़ा हो रहा है, कंसिस्टेंसी इसकी चेंज हो रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपना ये जो लैडल है हमारे पास, इसको हम थोड़ा ये यूँ करके डालेंगे। आप लोगों को उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें, ये बहुत डिफरेंट से क्विक रेसिपीज़ होती हैं, चाहे वो डिज़र्ट्स हों चाहे वो खाने हों, क्योंकि मेरी तो सारी रेसिपीज़ ज़्यादातर मैं क्विक ही ज़्यादा वो करती हूँ कि ताकि आप लोग जल्दी से आराम से घर में जो सामान अवेलेबल होता है उसमें ही बन जाए। कुछ चीज़ों में होता है जैसे हम कॉन्टिनेंटल फूड बना रहे हैं, कोई भी कुजीन बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें बाज़ार से लानी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती घर में। शेफ़ से घर में तो होती भी है, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स भी होते हैं, हमें करना पड़ता है, हमें रखना पड़ता है। तो आप लोग ये प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। देखें, ये हमारी कंसिस्टेंसी ये वाली होगी, ठीक है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। हम इसका लिड फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम आ जाते हैं अपने सर्विंग की तरफ। ये देखें, ये
इसके ऊपर हमने किया, आराम आराम से डालिएगा कि साइड से बिल्कुल फैले नहीं, बीच बीच में रहे, इस तरीके से। ये हो गया, ठीक है। ये हमने एक एक स्लाइस पे डाला यूं करके, इस तरह से। देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमने ज़ाफ़रान डाला हुआ है। चलें जी, एक हमारी ये सर्विंग हो गई है, हम इसको यहाँ रख देते हैं। और दूसरी हमारी सर्विंग हम करते हैं इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे ना तो फिर ये जो ब्रेड होगी ना ये सोख नहीं होगी, तो हमें थोड़ा सा इसको रनी रखना पड़ता है। ये हो गया इस तरीके से। ब्रेड के ऊपर पूरा मतलब इनको डूब जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इनको डुबाना है हमने। चलें जी, हमारी हो गई रेसिपी रेडी, हमारी प्रेजेंटेशन भी रेडी। हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं साइड से, यूं, ठीक है। हमने थोड़ा सा क्लीन कर दिया इसको। अब हम करेंगे इसके ऊपर क्रीम ड्रिजल इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेशन अच्छी होती तो ज़रा मज़ा भी आता है कि हम इसको, ये हमने थोड़ा सा खोया इस पर ड्रिजल कर दिया, स्प्रिंकल हम इस पर खोया थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। और ये आ जाएंगे हमारे पिस्ते बादाम इसके ऊपर। चलिए जी, हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, आप लोग जानते हैं कि आजकल की मुश्किल ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी थॉट्स के अंदर उलझ के रह जाते हैं, और उन थॉट्स में उलझना कभी कभी हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस केस में इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लिस। वो जो सोचें हैं वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी पढ़ सकते हैं, और इन सोचों से अपने आप को कैसे आज़ाद किया जाए, अपने सोल की हीलिंग, अपनी रूह की जो हीलिंग है वो कैसे की जाए। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत आज मौजूद है। अगर मैं इनका नाम बताने से पहले इनका तारुफ आपको बताता चलूँ, IMM अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हीलर है। ये हीलिंग करती हैं लोगों की भी और जगहों की भी, यानी हीलिंग बोथ प्लेसेस एंड पीपल। पब्लिक स्पीकर हैं और सोल अलाइनमेंट कोच हैं। हमारे साथ हैं आफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। मैम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। मैम ये बड़ी ज़बरदस्त ये शोबा है हीलिंग का जिसको कहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ IMM हीलिंग क्या है? IMM हीलिंग है इंस्टेंट मिरेकल मास्टरी। मिरेकल मास्टरी जी, इट्स हैंड्स ऑन हीलिंग, और ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वर्चुअल हीलिंग भी कर सकते हैं। एंड इट्स कॉल्ड इंस्टेंट मिरेकल बिकॉज अक्सर इसमें इंस्टेंट फ़ौरन असर होता है। और ये किस तरह की जाती है? ये की जाती है हाथों से। मैंने कहा आप में फोकस ऑन द पर्सन जिसकी हीलिंग करनी है, और ज़्यादातर हीलिंग होती हाथों से। ये सेंटर हमारे हाथों का बहुत पावरफुल है। The center of the palm का जो सेंटर है। हाँ, तो उससे करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स हु इज डूइंग द हीलिंग टू। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आफिया, कब आपको पता चलता है एक इंसान को कि उसके सोल को हीलिंग की ज़रूरत है? हम तो कभी कभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनी शख्सियत का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि बुरी थॉट्स आ रही होंगी, तबीयत ख़राब है तो अब ख़राब ही है। हमें कब पता चलता है? अक्सर तब पता चलता है जब आप बहुत मुश्किल में फंस जाएं और समझ ना आए अब कहाँ कोई रास्ता नहीं नज़र आ अब रहा। क्या करें? हाँ। अक्सर लोग आते तभी हैं जब उनको लगता है कि वो किसी बंद गली में फंस गए, अब कहाँ जाएं, क्या करें। और फिर आप उनकी हीलिंग करती हैं? जी, मैं उनकी हीलिंग करती हूँ। मैं उनकी हीलिंग करती हूँ सिर्फ हाथों से नहीं, बातों से भी। बातों से? हाँ, क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मैं सोच बदलती नहीं हूँ, मैं उनको एक तरीका बताती हूँ। जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपका रवैया नहीं बदलेगा,
आप कुछ नहीं बदल कुछ नहीं सकते। बदल सकते। आपकी सोच से आपकी दुनिया बनती है, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक सही है? कह रहे हैं। सो यू क्रिएट योर ओन लाइफ। एंड यू क्रिएट योर ओन वर्ल्ड आल्सो, लाइक बिल्कुल, एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स टू यू बिकॉज यू आस्क्ड फॉर इट। लेकिन मुझे एक बात बता, डज इट इन्वॉल्व ट्रेडिशनल मेडिसिन एज वेल? नो, नहीं। ओके, वो आई एम किस नॉट अ तरह, मेडिकल पर्सन। अच्छा, किस तरह की टेक्निक्स होती हैं मैम? इट्स जस्ट रबिंग, दैट्स इट जी, ठीक है, passing on energy पासिंग ऑन द एनर्जी। जी, it's more powerful than Reiki and other forms of healing. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी आप काफ़ी अरसे से ये चीज़ प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या आप नोटिस करती हैं कि जो लोग जिन प्रॉब्लम्स को लेके आपके पास आते हैं वो पिछले 5 सालों में एक ही प्रॉब्लम लेकर आते हैं या वो प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ हो रही हैं? मैं आपको पता है, मैं कभी किसी की प्रॉब्लम को ऐसा डिस्कस नहीं करती, मैं उसकी बात ही नहीं करती हूँ। बात नहीं सुनती? जब कोई मेरे पास आता है तो मुझे पहले से ही पता होता है वो किस लिए आए हैं। ओके, और लोग जो भी आते हैं वो इसलिए आते हैं कि उनका अपने आप से जो ताल्लुक है वो ख़त्म हो गया है, अपनी रूह से, ठीक है? दैट्स वाई सोल अलाइनमेंट। जब आप अंदर की अपनी आवाज़ सुनना सीख लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से ठीक हो जाएगी। हम अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, हम इसको भी सुनते हैं, उसको भी सुनते हैं, उसको भी सुनते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, अच्छा उसने ऐसे किया तो शायद मेरे लिए भी ये ठीक हो। तो जब हम अपने साथ टाइम गुजारते हैं, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, तो हमें हर चीज़ मिल जाती है अपनी ज़िंदगी को सही राह पे लाने के लिए। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जब मेरे साथ वक्त गुजारते हैं कि हमें बहुत सुकून आया, ठीक है, अक्सर क्या हमेशा। उसके बाद जब वो घर जाके 1-2 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि मेरा ये भी काम हो रहा है, मेरा वो भी काम हो गया, तो वो इसलिए हो गया है कि आपने अपने आप को रास्ते से हटा लिया है, अपनी सोच को बदल लिया, आपने इजाज़त दी है ज़िंदगी को कि वो आपके पास आए और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको दे, ठीक है? आप खुद इनवाइट करते हैं, खुद हर चीज़ को अपने पास लाते हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िम्मेदारी लें। अगर कोई चीज़ नहीं ठीक है तो अपने अंदर देखें कि इसकी वजह क्या है, मुझे अपने आप को कैसे बदलना है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल जाए। हमारी कोशिश होती है कि दूसरे को हम बदल दें। मुझे लगता है, मुझे मैम यूजुअली ऐसे लगता है कि हम दूसरों को जब बदलने की जुस्तजू कर रहे होते हैं, वो हम उनको बदलना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से हम उनको अपने हिसाब से तराशने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हमारी कन्वीनियंस पे लगे हमें। हाँ, हमें अपने पे नहीं कोशिश करनी पड़े। हमें अपने पे नहीं होती, हम चाहते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो हमारे हिसाब से तराश, हम उसको हम जिस तरह एक टेलर के पास जाके हम अपने हिसाब से एक जैकेट को ऑल्टर करते हैं या किसी तरह ऑल्टर करते हैं। तो अब इसकी क्या? आपको पता है, मैं रिफ्लेक्सोलॉजी भी करती हूँ, थेरेप्यूटिक मसाज भी करती हूँ जी। और मैं जब रिफ्लेक्सोलॉजी करती थी मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग हैं जो ठीक नहीं होना चाहते, अब जो मर्ज़ी कर लें उनके लिए, क्योंकि उनको अंदर सुकून नहीं है और उनको पता नहीं वो सुकून कैसे पाएं। लेकिन आफिया, अगर हम एक रिसर्च के तहत बात करें तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हालात से तंग हो जाते हैं, लेकिन उनका एक नेचर इस तरह का डेवलप हो जाता है कि उनको अपने आप को तकलीफ़ दे के या उनको अपने आप को एक अपने पे तर्ज खाने में उनको तस्कीन मिल रही होती है। वो बिल्कुल वो मजलूम है और मजलूम रहते हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें। नहीं, मजलूम भी नहीं, वो अपने आप अब चाहते इस तरह है मैम यूजुअली कि लोगों को लगता है कि अगर अपने ऊपर तर्ज खाएंगे तो आप सुपीरियर हो जाते हैं। अपने आप को अगर ये एहसास खुद दिला रहे होते हैं कि हम बेचारे, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मजलूमियत ही है ना ये, हम बेचारे, ठीक है, पर ये हमारा नेशनल कैरेक्टर नहीं है। हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं, हम हर एक की तरफ देखते हैं। हम कहते हैं ये मुल्क भी हमारे खिलाफ है, वो भी हमारा फ़ायदा उठा लेगा। हम अपने आप को तो ठीक कर लेना, किसी की क्या मजाल हमारा फ़ायदा उठाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, और इसीलिए हम बिल्कुल बिखरे हुए हैं, क्योंकि जब हम एक एक इंसान अपने आप को सही करेगा, अपनी जिम्मेदारी लेगा, तो वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाएगी। फिर हम एज अ कलेक्टिव हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे। पर अगर हम कॉन्स्टेंटली हर वक्त यही सोचें कि किसने क्या गलत किया,
किसने मेरे साथ ये क्यों किया, किसने पाकिस्तान के साथ ये क्यों। पाकिस्तान के कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारे दिमाग में है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है। और ज़ाती ज़िंदगी में भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है। वो कहते हैं कि जिसका एक दुश्मन होगा उसको हर जगह मिलेगा, क्योंकि वो दुश्मन आपके अंदर है, आप हर एक में वो ढूंढेंगे। बिल्कुल सही कह एब्सोल्युटली। ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, आफिया सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, आफिया सिद्दीकी साहिबा, जो कि बहुत बेहतरीन हीलिंग करती हैं। और अभी उन्होंने मुझसे ब्रेक में इतनी खूबसूरत बात की कि असफरा, आई वांट टू टॉक विदाउट एनी क्वेश्चन एंड इंटरप्शन। मैम, द स्टेज इज योर्स, प्लीज बात कीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई रीड एनर्जी, मैं एनर्जी पिक करती हूँ और फिर मैं तैयारी करके नहीं आती हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए समझाना कि मैं क्या करती हूँ भी आसान नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, किसी किस्म की कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये मैंने पैदाइशी ऐसी हूँ। और मैंने ज़िंदगी से ये सीखा है, क्योंकि सब कुछ ज़िंदगी से ही सीखते हैं, कोई सीखा हुआ नहीं आता, कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी पुरसकून बनानी है तो आप अपने आप को देखें, अपने आप को समझें और अपने अंदर से जो भी डर खौफ है उसको निकालें। बहुत चीज़ें हम बहुत कुछ करते हैं क्योंकि हम में बहुत डर होता है। हमें माशरे का डर है, हमें डर जो हमने बचपन से अपने अंदर पैदा किया हुआ है, किसी ना किसी चीज़ का डर होता है। जब हम वो डर निकाल देते हैं तो हम पुरसकून हो जाते हैं। जब आप पुरसकून हो जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, आपके लिए बहुत कुछ है ज़िंदगी में। जब हम डर और खौफ में फंस जाते हैं तो हम जैसे एक सुरंग में फंस गए हैं और हमें नज़र नहीं आता हम किधर जा रहे हैं। और जब मैं किसी से मिलती हूँ, बात करती हूँ, एक तो मुझे पहले से ही मालूम होता है कि उनको क्या चीज़ परेशान कर रही है। पर मेरा हर एक से जब मैं मिलती हूँ एक ही मकसद होता है कि वो पुरसकून हो जाए, उनकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। और ये मेरी बचपन की आदत है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम में एक होनी चाहिए वो ये है कि हम तमीज़ और शऊर के दायरे में रह के सब कुछ करें। उससे बहुत काम हमारे बेहतर होते हैं। उससे हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में जो लोग आते हैं उनको बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं तमीज़ और शऊर की इसलिए बात कर रही हूँ कि ये लगता है हमारे माशरे से ख़त्म हो गया है। हम कुछ नहीं सोचते किसी को क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। ये बातें जो हम पब्लिकली देखते हैं और इनका असर पूरे माशरे पे होता है। तो जब हम अपनी इस्लाह करते हैं तो हम एक तरह से माशरे की इस्लाह कर रहे हैं। माशरे की इस्लाह करने से बेहतर और कोई तरीका नहीं है। मैं हीलिंग करती हूँ, पर जब आप हीलिंग करते हैं तो मैं जब कहती हूँ मैं जगहों को हील करती हूँ, अगर आप हीलर हैं, आपकी ख्वाहिश है और आप में ये सलाहियत है तो वो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद ही होता है, क्योंकि आप अपनी वो एनर्जी लेके जाते हैं। जब वो एनर्जी लेके जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे उस एनर्जी से लोगों को सुकून आएगा, माहौल बदलेगा। कहते हैं कि एक इंसान पूरी दुनिया को संभाल सकता है और वो इसी तरह से। सो हम एक एक इंसान जो हैं, अगर हम अपने आप को देखें, अपने माहौल को देखें और ये नहीं कहें कि ये ऐसा है, ये वैसा है, कि मेरा इसमें क्या हिस्सा है, मैंने क्या किया है। और कोशिश करें कि कोई हमें किसी की बात कितनी भी बुरी लगे, कोई चीज़ हमें कितनी भी परेशान करे, हम उससे दूर हो जाएं। ये जो हमारा एक और मिजाज बन गया है ना, कि हर उस चीज़ की तरफ ध्यान देना जो
हमें पसंद नहीं है, जो हम समझते हैं हमारे खिलाफ है, हम उस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दें जिसमें हमारा फ़ायदा है, जिससे हम समझते हैं हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है। आपको कहते हैं जब आप कुत्तों को ट्रेन, मुझे कुत्तों का बहुत शौक़ है, कुत्तों को ट्रेन करें तो उस चीज़ पे नहीं आप ध्यान दें, जोर दें जो उसने गलत किया है, उस चीज़ पे ध्यान दें जो उसने सही किया है। और ये इंसानों के लिए भी है, आप हर अच्छी चीज़ पे ध्यान दें और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी। और मैं यही चीज़ सबको सिखाना चाहती हूँ और यही चीज़ मैं सबको सिखाती हूँ। और मैं फिर कहूँगी कि हमारे अंदर एक पूरी दुनिया है, वो कहा ना रूमी ने कि पूरे कायनात है हमारे अंदर, और वाकई है। हम उस कायनात को छोड़ के हम इधर उधर फिरते हैं, इसको सुना, उसको सुना, इसको देखा, सारी सारी शाम बैठ के टॉक शो सुने, फिर एक तो सियासत पे डिस्कशन की। तो आपके पास फुर्सत कहाँ है कि आप अपने अंदर की खूबसूरत दुनिया को देखें, उससे सबक हासिल करें और उधर से आप बाहर की दुनिया को बेहतर बनाएं। मैम आप इतना अच्छा बोलती हैं, दिल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेडियो चल रहा है और मैं किसी और दुनिया में हूँ और सुने जा रहा हूँ। आजकल के इतने तेज़ दौर में जब एक एक क्लिक पे पूरी दुनिया एट योर फिंगर टिप्स है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे नो कि पुराना एक ओल्ड स्कूल एरा में मैं चला गया हूँ, जहाँ सिर्फ पुरसुकून एक माहौल है, परिंदे हैं, तितलियाँ हैं और खुशगवार हवा चल रही है। और मैम हमें आई थिंक वी नीड मोर पीपल लाइक यू एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और बहुत शुक्रिया आपने ऐसे शो के लिए बहुत वक्त से निकाला। लोग हैं, एक्सक्यूज मी, जी उनको मौका नहीं मिलता। हाँ एग्जैक्टली बहुत लोग हैं, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैम मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उन्हें मौका फराहम करने के जो इदारे हैं ना, वो आई थिंक वो बिलीव नहीं करते अब इन चीज़ों में। ये बहुत अफसोस की बात भी है। दूसरे नहीं, जब आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे ना तो आपको मौका भी मिल जाएगा। मुझे मिल गया ना मौका। बिल्कुल सही कह रही है, एब्सोल्युटली। आई थिंक मैम मेरे ख्याल से एनर्जीज हैं जो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी, synergy व्हेन ऑल द एनर्जीज कम come टुगेदर। together. Ma'am, thank you so much for My taking time pleasure. out for Thank the show. you It was so lovely much. having you on the show. ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आप कपड़े बदल के क्यों आ गई? अभी अच्छी भली अब तैयार हुई थी ब्लैक में, क्या हुआ? मुझे नहीं वो गिफ्ट मिला था तो मैंने कहा जी पहन लूं। नॉट बैड। ख़वातीन और हज़रात, अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की चंद उन बेहतरीन ख़वातीन से जो कि अपने बिजनेसेस चला रही हैं, कोई एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं और वो बिज़नेस कैसे इनका काम में आया, क्या इन्होंने सोचा कि वो काम स्टार्ट करें। और उसके साथ साथ की मुलाकात करेंगे ऐसी शानदार खातून से जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं ख़वातीन को, ताकि ये एग्जीबिशंस में ख़वातीन जो हैं अपने जो टैलेंट्स हैं, अपने जो बिजनेसेस हैं, उनको डिस्प्ले करके अपना काम आप लोगों तक पहुंचा सकें। हमारे साथ है बटरफ्लाई इफेक्ट की फाउंडर फरहाना अरशद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी फरहाना? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से। फरहाना, कब से अब बटरफ्लाई इफेक्ट कैसे शुरू हुआ, कब से कर रहे हैं? ये एक्चुअली हमने लास्ट ईयर शुरू किया था और हमारा जो ब्रांड है वो सर्विसेज प्रोवाइडर है। और एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म से हम चाहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स कराते हैं और उसमें उन ख़वातीन को मौका देते हैं ताकि वो अपना बिज़नेस मतलब उस प्लेटफॉर्म पे कर सकें, चला सकें और अपने आप को सपोर्ट कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सो दैट इज़ द मोटिव। अच्छा, कोई ख़ास चीज़ है आपके जो वेंडर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रही होती हैं, व्हाट डू यू फोकस के किस किस तरह की चीज़ें, कौन कौन से काम उनको आने? एक्चुअली बेसिकली हम हर तरह की जो जितनी भी लेडीज़ हैं वो जिस तरह की भी मतलब बिज़नेस करना चाह रही हैं, चाहे वो हैंडमेड ज्वेलरी हो, आर्ट हो, ज्वेलरी हो या मतलब नॉर्मल ज्वेलरी हो या और किसी किस्म की कोई भी जो सर्विसेज वो देना चाहती हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं। सबको सपोर्ट करें? जी। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। आप इनको सपोर्ट करेंगे? हम तो चाह रहे हैं हमें सपोर्ट करेंगे। माशाल्लाह, इनके कितने प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। अच्छा, हम आपकी मुलाकात सबसे पहले कराते हैं नबीला से फ्रॉम नैब्स CEO।
अस्सलाम वालेकुम नबीला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा नबीला, नबीलाज हैंडमेड ज्वेलरी, नैब्स हैंडमेड ज्वेलरी, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली शादी से पहले मैं काम करती थी, लाइक थोड़ा सा स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरा था तब बैंगल्स पे ज़्यादा फोकस था, लाइक बैंगल्स का स्टार्ट किया था। लेकिन अभी रिसेंटली आफ्टर शायद मतलब ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स मुझे ये हुआ था कि लाइक मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आई स्टार्टेड कि मतलब कुछ नया करना चाहिए। लाइक ज्वेलरी पहले बैंगल्स पे फोकस था, अब आई वांट कि लाइक मैं हर चीज़ जो है ना वो उस पर वो कर सकूँ, हर चीज़ बना सकूँ। लाइक ब्राइडल सेट्स हो गए या हमारे पास डिफरेंट इयरिंग्स हो गए, रिंग्स एंड एवरीथिंग। तो इस पर सोचा था, तो लाइक मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, नी सेड कि या यू शुड डू दिस। तो फिर उसके बाद जो है मैंने ये स्टार्ट किया रिसेंटली, मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हुए हैं। और फिर एग्जीबिशंस में भी मैं पार्ट लेती हूँ, और रिसेंटली हम लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी मेरा चलता है, लाइक ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू भी मैं करती हूँ, मतलब ऑर्डर्स वगैरह पे काम। तो नबीला, ये आप सब कुछ खुद डिज़ाइन कर रही होती हैं? एग्जैक्टली तो पहले आप क्या स्केच करती हैं और एक पूरी कलेक्शन डिज़ाइन करती हैं दिमाग में? नहीं, लाइक हाँ, वो माइंड में थोड़ा बहुत सेट हो जाता है, लाइक कैसे इसको ऐसे जोड़ना चाहिए, ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। और मोस्टली कुंदन वर्क और पर्ल्स और इनके साथ जो है वो सोच के, तो फिर जो है वो डिज़ाइनिंग माइंड में करके लाइक फिर उसको अप्लाई कर देती हूँ, तो एक अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। अच्छा, जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, जो अगर आप खुद अपने हाथ से कुछ बना रही हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो प्रोडक्शन में थोड़ी लिमिटेड हो जाती है कि अगर कोई एक चीज़ अपने हाथ से अपने मेहनत करके कोई एक सेट बनाए, तो वो 5-10 तो नहीं हो सकते, वो एक ही होगा पीस। नहीं, लाइक डिपेंड करता है, लाइक एक सैंपल आपने बना लिया, फिर अगर आपको कोई ऑर्डर्स आते हैं, दे वांट डिफरेंट कलर कस्टमाइज करते हैं ना हम, तो जो उनको कलर्स चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वो चीज़ भी कस्टमाइज कर देते हैं। लाइक कलर्स हो गए, दे वांट डिफरेंट डिज़ाइन, दे वांट पर्ल्स हेयर, तो वो एडजस्ट हो जाता है, लाइक कस्टमाइज हो जाता है टोटली। अच्छा, ये जितनी भी हैंडमेड चीज़ें होती हैं, ये तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं बिकी और काफ़ी अरसे तक वो आपको स्टॉक में रही, तो फिर आप कोई सेल लगाती हैं या एग्जीबिशंस भी ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं साथ साथ। लाइक रिसेंटली हमने जो है ये बटरफ्लाई इफेक्ट के साथ किया है 10 जून को समर कार्निवल, तो उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, उसमें भी हमारी काफ़ी सेल्स होती है। लाइक टाइम मैं स्टॉक करती रहती हूँ, और जो भी कोई एग्जीबिशंस का मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे एग्जीबिशंस भी करती रहती हूँ साथ साथ। अच्छा नबीला, क्या प्राइस रेंज है आपके प्रोडक्ट्स की? स्टार्टिंग फ्रॉम 200 टू 2000। 200 to 2000 Yeah. और 2000 से ऊपर नहीं जाती है? नहीं, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपको ये फुल ब्राइडल चाहिए तो ये हमारा मतलब 35 to 4 मतलब 1000 तक चला जाएगा। बाकी ओवरऑल इसी रेंज में सब कुछ आपको मतलब मिल सब जाएगा। कुछ अंडर 5000 है? एग्जैक्टली। जबरदस्त भाई, वेरी नाइस। थैंक यू। कितने सारे लोग होते हैं जो कि आजकल आपको पता है बजट कंस्ट्रेंट की वजह से शॉपिंग नहीं कर रहे होते हैं, मतलब सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। और आई थिंक ये बहुत ही अफोर्डेबल लाइन है नबीला की। नबीला, ये शुरू जब आप कर रही थी बिजनेस, किसी किस्म की कोई मुश्किलात आपने फेस की या कभी किसी ने डिस्करेज आपको किया कि नहीं, बहुत अप्रिसिएशन मिली, इवन हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर बाकी लोग, जब मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन किया था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, और मतलब काफ़ी मेरी सेल्स अच्छी है, तो तभी वो है कि फिर आपको ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलती है, आप आगे करते हो फर्दर, तो फिर इसलिए अभी तक मेरा अच्छा जा रहा है रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके हस्बैंड जो है वो आप शादी की सालगिरह पे या आपकी बर्थडे पे ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं आपको? एग्जैक्टली। अभी भी कर रहे हैं? क्या वो खुद बना रही हैं? हाँ करें। नहीं, वो तो गोल्ड तो चलता ही है ना। और ये तो नहीं बोलते कि आप खुद डिजाइन कर लो मेरी तरफ से। नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो तो गोल्ड का एक सेक्शन अलग होता है ना, एनिवर्सरीज पे तो ऐसी चीजें चाहिए होती हैं। चलें, जबरदस्त नबीला, वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबा है एंड मिसबा। आई एम द फाउंडर ऑफ MK वर्ल्ड। MK वर्ल्ड। ये बेसिकली इंस्टाग्राम ब्रांड है, और मैंने ये इनिशिएट ऐसे किया था लाइक ड्यूरिंग कोविड आई स्टार्टेड माई पेज विद किड्स आर्ट कैनवस के नाम से, एंड उसमें मैं अपनी ऑयल पेंटिंग एंड एक्रेलिक पेंटिंग करके कैनवस से सेल करती थी टू किड्स पर्टिकुलरली, बट इट वाज जस्ट अ साइड हसल। एंड देन जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गई, सो आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट स्टार्ट प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गई, मतलब कुछ और भी कर रही थी आप? या अच्छा, वो क्या कर रही थी? I was working in IDP as an exam supervisor. Okay. So I resigned from there because I wanted to have my own brand. And फिर मैंने उस पेज को, इंस्टाग्राम पेज को कन्वर्ट किया into MK World by मिसबा खान, and I thought of creating this brand क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है मार्केट के अंदर स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स देयर इज़ नो ब्रांड जो कि अंडर वन अम्ब्रेला यू कैन फाइंड एवरीथिंग. So I added my digital art skills into my product line,
एंड मैंने इसके अंदर कस्टमाइज की कैटेगरी रखी है जिसके अंदर आपको गिफ्ट बास्केट्स भी मिल जाएंगी. यू कैन गेट द कस्टमाइज वॉल फ्रेम्स, द नोटबुक्स. इसके अलावा द मेजर नीश इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, जो कि हर लड़की की रिक्वायरमेंट होती है. तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का आप खुद बना रही हैं? No, basically जितने there are numerous brands in the market, so it becomes very difficult हर individual के लिए to pick a proper product according to their requirements. So मैं proper research conduct करती हूँ and उसके अंदर I see that if there are some underrated products जो कि effective हैं and they are not much trending, तो उनको मैं अपनी category में include ज़रूर करती हूँ. One of the example is these hair oils, like you आप लोगों ने बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं सुना होगा मार्केट में, बट दिस इज़ वेरी इफेक्टिव. एंड बिफोर एडिंग द प्रोडक्ट्स इनटू माय कैटेगरी, मैं इस तरह से अपने ब्रांड को स्टैंड आउट करवाती हूँ कि लाइक आई गिव ऑल द सैम्पल्स टू माय रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स. सो उधर से मुझे जब फीडबैक अच्छा आता है, देन आई एड ऑल द प्रोडक्ट्स टू माय कैटेगरी एंड देन आई एम अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग रिपीटेड कस्टमर्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट आई हैव ऑलरेडी एडेड इनटू माय कैटेगरी. जबरदस्त, वेरी नाइस. Thank क्या you. She's all in one. हाँ. और फीडबैक हम भी बहुत अच्छा देंगे. इनका इशारा समझ चुकी होंगी आप. प्लीज खुदा के लिए मेरे आप जुड़े हुए हाथ देके खुदा खुदा करके शो में कर रहा हूँ. नहीं जोड़े असल. मुझे एक बात बताएं मिसबा कि इनिशियली जब आप ये काम स्टार्ट कर रही थी, ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस लेवल जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं होता, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं नहीं करती, पहली जॉब मेरे ख्याल से बेहतर थी. इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आई लाइफ में? बिल्कुल आई, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि आप अपनी एक फुल टाइम जॉब को क्विट करके और आप अपनी सेविंग्स को एक पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करें. सो इट्स क्वाइट रिस्की, बट ऑब्वियसली जब आप मोटिवेटेड होते हैं एंड यू हैव गॉट दैट पैशन, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं. समटाइम्स मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता था, बट सम हाउ आई गॉट सच प्लेटफॉर्म्स जैसे बटरफ्लाई इफेक्ट, ये एक प्लेटफॉर्म है. इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स थे जिनके थ्रू मैं इवेंट्स करने लगी. एंड आई रियलाइज के टीनेजर्स जो मेरी मेजर टारगेट ऑडियंस है, दे स्टार्टेड लाइकिंग माई प्रोडक्ट्स अ लॉट. सो दैट गेव मी मोटिवेशन एंड देन मैं फिर इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया. सो स्पेसिफिकली अगर आप देखें, मेरे ब्रांड के अंदर सारी गर्ल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. एंड सिंस आई गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स, एंड मुझे बॉयज़ भी आकर काफ़ी बोलते थे कि लाइक यू शुड ऐड समथिंग फॉर अस. तो आई बॉट सम प्रोडक्ट्स just to tell them that I am introducing a boys category as well. So ये चीज़ है? This is a pocket perfume, very convenient to carry. You can slide it in your pocket, and ये बहुत ज़रूरी होता है, especially in summers. You get a lot of sweat. तो उस हिसाब से I've got the pocket perfumes and the body spray for boys. So this is something I'm going to introduce in future. Excellent. और क्या प्राइस रेंज, क्या प्रोडक्ट्स? अच्छा, जो प्राइस रेंज is starting from ₹100 to 5,000. 5,000 इस हिसाब से that you can see the gift baskets, then the wall frames and all that. अच्छा, जो मेरी प्राइस रेंज स्टार्टिंग है ₹100 से, इसलिए बिकॉज जैसे मैंने मेंशन किया, माई टारगेट ऑडियंस इज द टीनेजर्स. So they have a specific budget, they get the pocket money and all that, so they have to manage. So उसके accordingly मैंने चीज़ें रखी हैं that you can easily get any product within ₹500 as well from me. और पता है स्टूडेंट्स का और टीनेजर्स का ये भी होता है ना कि उनको कभी-कभी गिफ्ट्स लेने होते हैं, टीचर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और वो उस बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको एक प्रॉब्लम रीजनेबल हो जाता है. भाई वी विश यू ऑल द बेस्ट, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब. MK वर्ल्ड इस वक्त आपके सामने मिसबा का जो ब्रांड है उसका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का लिंक आ रहा होगा, उसको फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद. चलते हैं अपनी अगली इवेंट की तरफ. हमारे साथ हैं जी. हेलो, माय नेम इज़ सुहैना ज़हीर अंसारी. मेरी इंस्टाग्राम पेज का नाम आर्ट ऑफ सुहैना है. मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और मैं रेजन क्राफ्ट मैंने अभी 2 साल पहले रिसेंटली स्टार्ट किया है. पेंटिंग्स एक्चुअली यहाँ पे इतना पाकिस्तान में कोई ख़रीदता नहीं है, और अगर वो ख़रीदते हैं तो उनको बहुत ही लो प्राइसेस में चाहिए होती है. तो रेजन वर्क जब मैंने स्टार्ट किया था, वो बेसिकली मैंने अपनी दोस्त का एक गिफ्ट बनाया था और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, तो फिर ऑर्डर्स आने शुरू हुए.
तो मैंने कहा कि चलो इसको एज रेजिन आर्ट तो बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ स्मॉल बिजनेस इसको एज अ स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैंने रेजिन वर्क स्टार्ट किया। और पेंटिंग्स जो है वो बेसिकली लोग इंटरनेशनली मैं सेल करती हूँ, वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे इतना पेंटिंग्स का है। यहाँ पे तो नहीं है हाँ। ट्रेंड। मुझे बात पता है, पेंटिंग जब आप कर रही होती है, ऑफ कोर्स ये तो आपके अपने आइडियाज हैं जिनको आप पेंट कर रही हैं, तो ये ओरिजिनल वर्क है एक आर्टिस्ट का एक तरीके से। कभी आपको ये भी कॉल्स आती हैं कि आप किसी फेमस पेंटिंग को दोबारा बना दें? हाँ मैंने बनाई है, ये जो यहाँ पे लगी हुई है ये जी। बेसिकली एक फोटोग्राफी है मीशा उनकी, सॉरी ईमान सुलेमान की। अच्छा तो मैंने उससे इंस्पायर्ड होकर ये बनाई थी। अच्छा, उनसे इंस्पायर होकर आपने तस्वीर बनाई है। और अगर कोई फेमस पेंटिंग्स हो, जिस तरह बड़े बड़े पेंटर्स का जो काम था वो भी आप रिक्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन जो होती है। कस्टमाइजेशन दोनों में, पेंटिंग्स में भी और रेजिन वर्क में भी। जबरदस्त। और ये क्या प्राइस रेंज है इन चीज़ों की? पेंटिंग्स जो है वो 2000 to 20,000 फिर इंटरनेशनली उनके प्राइसेस के हिसाब से होती हैं। और रेजिन वर्क मेरा एक स्पेसिफिक साइज़ है, मैं ज़्यादा बड़े साइज़ पे काम नहीं करती अभी, तो रेजिन वर्क के जो प्राइसेस है वो फ्रॉम 300 to 2000 तक है। 300 2000 तक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये शुरू कैसे हुआ सफ़र आपका? क्या सोच के स्टार्ट किया था? पेंटिंग्स का तो बचपन से ही शौक था, तो मैं तो बचपन में क्या पेंट हाँ। करती थी आप? नहीं स्केचेस बनाती थी, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया अपनी फैमिली मेम्बर्स के, फिर मैं पेंटिंग्स पे आ गई। उसके बाद रेजिन वर्क जो है वो मैंने 2 साल पहले शुरू किया था आफ्टर कोविड। तो मैंने अपनी दोस्त के लिए एक लैम्प बनाया था, उसको फिर जब मैंने इंस्टा पे डाला तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे घर वालों ने सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया, वो खुद भी ऑर्डर्स देते हैं। तो जब सपोर्ट आया तो मैंने फिर इसको एज अ स्मॉल बिजनेस परस्यू किया। और अभी कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए हाँ तकरीबन 3 नहीं, साल। मैंने पिछले साल थोड़ा रोक दिया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। अभी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्डर्स आए हैं और ये बहुत चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त भाई, बहुत सारी तालियां सुहाना के लिए। और आपके ब्रांड का नाम क्या है सुहाना? आर्ट ऑफ सुहाना। आर्ट ऑफ सुहाना। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आर्ट ऑफ सुहाना का इंस्टाग्राम लिंक आ रहा होगा, जल्दी से जाइए, जाके देखिए कि आर्ट ऑफ सुहाना के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिस्प्ले हो रहे हैं। हम चलते अपनी अगली वेंडर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? फिज़ा मुख्तार। फिज़ा। और फिज़ा आप क्या करती हैं? मैं क्राफ्ट का काम करती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का। मेरा बेसिक जो है ना वो गिफ्ट से रिलेटेड है, मतलब हर ओकेजन पे आप गिफ्ट दे सकते हैं किसी को भी, मतलब कोई से भी रिलेशन में। हाँ, सुन रही हैं आप? बिल्कुल सुन रही हैं। आप गिफ्ट दे सकते हैं किसी भी ओकेजन पे, कभी भी, किसी को भी। उसके लिए कोई खास त्यौहार होने की जरूरत नहीं है। नहीं है, हाँ reasonable कभी भी भी दे होंगे सकते बहुत। हाँ बहुत रीजनेबल है। बस जी सॉरी, आपसे बात करता। फिज़ा आगे बताएं जी। तो मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। मेरे लिए गिफ्ट लाई है, जी। ये सबसे अच्छी है। फिज़ा के लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत जोरदार तालियां। अच्छा, अब तक गिफ्ट लेने से पहले फिज़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये स्टार्ट आप जब कर रही थी, घर वाले ऑफ कोर्स ये भी कहते होंगे, अभी तो आप खुद इतनी छोटी सी है कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये क्या कर रही हो? हाँ कहते थे, पर ये कि जब पर सपोर्ट आया तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। शुरू में ऐसा हुआ कि मतलब टाइम नहीं मिल रहा था इस चीज़ के लिए, फिर मैंने अलग से एक टाइम निकालना शुरू किया, फिर इसको टाइम दिया तो ये ज़्यादा आगे बढ़ गया और फिर लोगों को पसंद भी आया, तो इससे फिर मैंने स्टार्ट कर दिया ये वाला काम फिर। और अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू हाँ इसका ऑनलाइन, इंस्टाग्राम ऑनलाइन के थ्रू करिए। Online। अच्छा, और प्राइस रेंज वैसे कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम? प्राइस रेंज ना डिपेंड है कि मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, क्योंकि कस्टमाइज चीज़ है ना, यहाँ चॉकलेट बॉक्स और मतलब बास्केट्स वगैरह, बॉक्सेस, ईदी बॉक्सेस आजकल ईद पे मतलब जिस तरह शादियों पे जाते हैं, बरीक में शादी में गिफ्ट्स आते डेकोरेशन हैं। के लिए बहुत सारी चीज़ होती है और मैं उसी में मतलब बहुत अच्छा डेकोरेट कर लेती हूँ। अच्छा, तो प्राइस रेंज तो ज़्यादा ही है, मतलब 200 से निकाह पेन से शुरू है मेरी, और 5000, 6000, 10,000। और फिर ये सब कुछ आप अकेले मैनेज करती हैं? हाँ ये मैं अकेले है। और कभी अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ जाए किसी एक दिन के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, बट ये है कि मेरी अम्मी हैं, बहुत साथ देती हैं मेरा, और मेरी बहनें भी हैं तो वो बहुत साथ देती हैं, तो फिर हो जाता है मेरा सारा काम। डांटती नहीं आप उन्हें जब नहीं, परेशान नहीं। होती हैं? कह रहे अम्मी क्या कर दिया, मैंने मना किया था। हाँ ऐसा होता है ना घर में। हाँ होता है, पर मेरे जैसे तो हाथ नहीं चला सकते जैसे मैं खूबसूरत कर देती हूँ। मेरे जैसा हाथ, इनके जैसा भी हाथ कोई नहीं चला सकता। शेफ नौरीन के जैसा कोई हाथ चला, बताए कितना जायका इनके हाथ में। इतनी वैसे शेफ नौरीन की मैं तारीफ करूंगा, झटपट रेसिपीज बनाती है, एकदम से मैं उधर से इधर आता तो चीज़ तैयार होती है। ये इनकी ये भी बहुत अच्छा हाथ चलाती हैं। अच्छा, अगर कभी कस्टमर सर्विस, आपको पता है बहुत मेजर इशू होता है जब आप इस तरह का काम कर रहे होते हैं, अगर आपने कभी कोई चीज़ बना के कस्टमर तक पहुंचाई है, वो आपको कॉल करेंगे नहीं फिज़ा मुझे मज़ा नहीं आया, फिर पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये अगर कभी ऐसा हो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकती। वैसे कभी भी मेरे कस्टमर ने नेगेटिव नहीं बोला, कभी नेगेटिव भी नहीं बोला, अभी तक नहीं। अच्छा रिस्पॉन्स हाँ अच्छा रिस्पॉन्स दिया है।
इंस्टाग्राम से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे, और मतलब अपनी फैमिली से भी बहुत अच्छा आता है, मतलब हर जगह से मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स आता है, कहीं से भी कोई गंदा। भाई फिजा के लिए बहुत सारी तालियां, जबरदस्त, एंड वी विश यू फिजा ऑल द बेस्ट। Thank you. और अब हम चलते हैं आपकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? शफक नाम है मेरा। शफक। आप शफक बहुत सारी ज्वेलरी लेकर आएंगे, हाँ प्लीज वापस खैरियत से ये मुझे जाएगा। यहाँ पे बांटनी है, इसलिए गार्ड से लेकर आएंगे ना अपने साथ आप। मेरे हस्बैंड ही काफी है, गार्ड की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा हस्बैंड ही काफी है, तो क्या गार्ड्स की बातें कर रहे हैं। जबरदस्त। मुझे शफक कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? मुझे 1 साल होने वाला है। 1 साल हो गया। और आप ये खुद डिजाइन करती हैं, इंपोर्ट करती हैं? नहीं, मेरा डिफरेंट वेंडर्स हैं, मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है क्योंकि मेरी सारी खालाएं ऑलमोस्ट बाहर हैं, तो कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ से भी मुझे मतलब मुझे जब कोई सामान चाहिए होता है तो मैं इजीली उनको कांटेक्ट करती हूँ और कहती हूँ कि आप मुझे सेंड करें। और वैसे मैं जो है वो बल्क जो होता है वो अली एक्सप्रेस से भी ऑर्डर करती हूँ और कुछ यहाँ से भी है, तो मिक्स एंड मैच है मेरा। अच्छा, तो अलग अलग जगह से ये कलेक्शन क्रिएट करती जी, हैं मंगा के। और कितने तक की हो जाती है ये? मिनिमम 100 की होती है, क्योंकि जब आप चीज़ बल्क में मंगवाते हैं तो आपको ऑब्वियसली वो थोड़ी सी रीज़नेबल पड़ती है, तो जब वो मुझे रीज़नेबल आती है तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको आगे भी रीज़नेबली सेल करूँ, इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना रखूँ अपना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है तो लोग पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑफ कोर्स। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें मेरा दिल चाहता है कि मैं सेल करूँ कि लोग ख़रीदें, कोई भी ऐसा ना हो कि वो बोले यार हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं ले सकते, तो इस वजह से मैं फिर रीज़नेबल हूँ सबके लिए अफोर्डेबल। या अच्छा, और दूसरा आपको ऑर्डर्स भी ले रही होती हैं, अगर आपकी कोई एक क्लाइंट है वो अगर दोबारा आपके पास आती है कि मतलब पहले किसी और मकसद से आई हो कुछ और लेने के लिए, फिर दोबारा आपको बड़ा ऑर्डर दें कि मैं मेरा ये ड्रेस है मैं चाह रही हूँ उसके लिए तुम मेरी हाँ, वो ज्वेलरी मैं करके देती हूँ उनको ऑब्वियसली, लाइक वो मैचिंग्स भेज देती हैं मुझे कि ऐसा है। रिसेंट मैंने अभी एक ऑर्डर किया है कनाडा से, मेरी क्लाइंट ने मुझे दिया था, तो उनके कुछ ड्रेसेस थे, उनकी मैचिंग का फिर उनको चाहिए था सारा सामान, तो वो फिर मैंने उनको यहाँ से, क्योंकि बाहर जो है ना जो इस टाइप की ज्वेलरी है ना, जो हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो पाकिस्तान में कोई ऐसा सेलर हो जो उनको सेंड कर दे, तो वो फिर उनको अफोर्डेबल सकता। तो फिर मैंने अभी रिसेंटली एक ऑर्डर करके दिया था, आई एम ऑलमोस्ट 16 to 20,000 का ऑर्डर था वो मेरा। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। और शफक क्या नाम है आपके ब्रांड का? जस्ट राइट। जस्ट राइट। जस्ट राइट। और आप इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू? जी, मैं इंस्टा पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, और मैं एग्जीबिशंस वगैरह भी करती हूँ, जैसे एज अ वेंडर में जाती हूँ। रिसेंटली अभी 10 जून को मैं गई थी बटरफ्लाई इफेक्ट के शो में, और जो उनका कार्निवल हुआ था उसमें, तो वहाँ पे भी हमारा रिस्पांस अच्छा रहा था। तो डिफरेंट मेरा है काम करने का स्टाइल, लाइक एग्जीबिशंस भी मैं जाती हूँ, और कोई ऑर्डर देता है तो वो भी, और कुछ चीज़ें मेरे पास इन स्टॉक होती हैं, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ में काम नहीं करती हूँ। अच्छा, और अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह एग्जीबिशन हुआ और सारी जो आप खवातीन है वो बार बार कह रही हैं, अभी हम गए थे बटरफ्लाई के इवेंट पे, बटरफ्लाई लोग समझेंगे फरहाना का नाम बटरफ्लाई है हम हमारे साथ बटरफ्लाई मौजूद है, और शेफ नौरीन इस वक्त वही कर रही हैं व्हाट शी इज बेस्ट एट। मैं अपनी मैचिंग ढूंढ ली इस पर, मिल गई? हाँ, वाह, नॉट बैड, स्मार्ट लग रहे हैं ना बहुत। जी। नबीला कितना बिल हुआ? ये बात बहुत बुरी लगी शेफ नौरीन को। चले कोई बात नहीं। फरहाना, अभी आपका एग्जीबिशन हुआ है, कैसा रिस्पांस रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है हमने एक्चुअली स्कूल के साथ वेंचर करके हमने उनकी आउटर स्पेस को मतलब वहाँ पे हमने कार्निवल किया था, और वहाँ पे हमारे 35 हम वेंडर्स थे, उसमें डिफरेंट टाइप के, उसमें फूड के भी स्टॉल थे और डिफरेंट जो ये हैं इनके अलावा भी कुछ और स्टॉल्स थे क्लोथिंग के और उसके, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा हमारा। और माशाल्लाह लोग, इसके अलावा हमने और गेम्स के स्टॉल भी थे, वो जो हमने खुद, मेरी जो पूरी टीम है, एक्चुअली हमारी पूरी टीम है, तो उन जो हमारी एक टीम मेंबर हैं उन्होंने गेम्स के स्टॉल वगैरह का हम लोगों ने खुद अरेंज किए थे। उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टेम से रिलेटेड गेम्स थे, उसके अलावा भी मतलब दूसरे गेम्स थे नॉर्मल जो गेम्स। कितने दिन तक था ये एग्जीबिशन? जस्ट फॉर 1 डे। जस्ट फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। और अब अगला कब प्लान कर रही हैं? अगला इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी विल कम अप विद द अच्छा, फरहाना, बहुत सारी खवातीन हैं जो कि आपके इवेंट का हिस्सा बनना चाहती होंगी, जो कोई ना कोई बिजनेस कर रही होंगी, क्या तरीकाकार है आपसे रब्ता करने का? हमारा एक्चुअली फेसबुक पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमारा बिजनेस नंबर भी है हमारे फेसबुक पेज पे, तो उसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकती हैं, और हम आई थिंक विद इन 24 आवर्स, हम ये तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ लेकिन हम उससे पहले उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरहाना, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
और कंग्रेचुलेशन, यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हमारी दुआ आप इसी तरह कामयाब होते रहें। और नबीला का दिल इस वक्त धड़के जा रहा है और आप क्लोजअप बना के देख सकते हैं कि क्यों। खैर एनीवे मैं धड़कन संभाल लूंगी। नौरीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी। थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक इंफोटेनमेंट से भरपूर शो के साथ और कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन करते रहें। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खुदा हाफिज़।